हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टडी एक्सप्लेनर चैनल पे। चलिए आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले छोटा सा रिकैप देख लेते हैं पिछले एपिसोड का। एक सिंपल लड़का कबीर शर्मा एक रात में बन गया बिलियनियर फैमिली का दामाद। एक कोमा में पड़ी सीओ से शादी और फिर एक्टिव हुआ एक मिस्टीरियस इमोशन सिस्टम। अब कबीर के पास पावर है, लेकिन उसकी वाइफ तारा अभी कोमा में सो रहा है। अब कबीर सिर्फ रियल वर्ल्ड में ही नहीं, तारा का माइंड के अंदर भी कनेक्ट हो रहा था, और वह एक छुपा हुआ दिल अब धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा था। हर टच, हर किस सिर्फ इमोशन के लिए नहीं था, और शायद उसके वापस जगाने का यही एक तरीका था। सिर्फ तारा ही नहीं, उसके अंदर जो बच्चा था वो भी कबीर को फील कर रहा था। एक साइलेंट कनेक्शन जो सब कुछ बदल सकता था। अब कबीर अपनी पावर को ट्रेन कर रहा था और धीरे धीरे एक नॉर्मल इंसान से वेपन बन रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया चुप नहीं थी। पावरफुल लोग सिंघानिया एम्पायर के ऊपर नज़र रखे हुए थे, और कबीर उन सभी का टारगेट पे था। एक नाम जो कबीर का जिंदगी बदल सकता था, रोहन बजाज, और वो कबीर को डिस्ट्रॉय करने वाला था। क्या कबीर अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा? क्या तारा सच में वापस आएगी? और जब एनिमी अटैक करने वाले थे तो कबीर अपना फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? सिस्टम एक लॉटरी ड्रॉ के लिए 100 भावनात्मक अंक खर्च करो। कबीर शर्मा ने मन ही मन कहा। अगर वह ड्रॉ कर पाता तो वह इनाम पाने का मौका जरूर लपक लेता। वह 1000 से अधिक भावनात्मक अंक हासिल करने के लिए ड्रॉ को बचाकर रखता। ड्राइंग मेजबान को बी रैंक वाहन चलाने के कौशल प्राप्त करने पर बधाई। कबीर शर्मा के दिमाग में ढेर सारी जानकारी उमड़ पड़ी। इन ड्राइविंग कौशलों में न केवल साधारण कार, ट्रक और रेस कार चलाना शामिल था, बल्कि टैंक चलाने का कौशल भी शामिल था। ये वास्तव में बी रैंक का पुरस्कार है। कबीर शर्मा की आंखों में खुशी झलक रही थी। यदि 100 भावनात्मक अंक प्राप्त करने पर सी रैंक का पुरस्कार मिलता तो ये सामान्य बात थी। यदि सी रैंक से कम मिलता तो उसे थोड़ा नुकसान महसूस होता। यदि सी रैंक से अधिक मिलता तो ये 100 भावनात्मक अंक बहुत सार्थक रूप से खर्च किए गए थे। कार चलाने के कौशल ये काफ़ी व्यावहारिक थे। कबीर शर्मा को जब वह कॉलेज के दूसरे वर्ष में थे तब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने फिर कभी स्टीयरिंग व्हील को हाथ नहीं लगाया। ड्राइविंग स्कूल में उन्होंने जो कुछ सीखा था वह लगभग सब कुछ भूल चुके थे। अब बी रैंक ड्राइविंग कौशल प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। उस कार्ड में 5 मिलियन है, मैं कार खरीदने के बारे में सोच सकता हूँ। कबीर शर्मा ने मन ही मन सोचा। वह फिलहाल एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ सिर्फ विला ही विला थे, और वहाँ से पैदल बाहर निकलना काफ़ी दूर था क्योंकि आसपास कोई सार्वजनिक परिवहन या मेट्रो स्टेशन नहीं था। तारा सिंघानिया के विला में 2 कारें थीं, एक नैनी के लिए किराने की खरीदारी जैसे कामों के लिए, और दूसरी तारा सिंघानिया की कई मिलियन डॉलर की बेंटले थी। दोनों में से कोई भी कार उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। हालांकि उनकी शादी तारा सिंघानिया से हुई थी, लेकिन उनके लिए तारा सिंघानिया की कार चलाना अच्छा नहीं माना जाएगा। बीप बीप। इसी समय कबीर शर्मा के फ़ोन की घंटी बजी। मीरा सिंघानिया, क्या कुछ गड़बड़ है? ये कॉल मीरा सिंघानिया की थी। कबीर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कुछ लोगों को पहले से ही पता है कि तुम और तारा शादी कर रहे हो। अंकल जियांग और मैं परसों कुछ मेजों पर बैठकर इसकी औपचारिक घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। मीरा सिंघानिया, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मीरा सिंघानिया मुस्कुराए और बोली, एक और बात है, आप अभी तक हमारे घर नहीं आए हैं। कल रात अंकल जियांग अपने व्यापारिक दौरे से लौटेंगे और मैं ड्राइवर को आपको रात के खाने के लिए लेने भेज दूंगी। ठीक है। मीरा सिंघानिया। कबीर, तारा कैसी है? क्या उसके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ब्रेन वेव्स में पहले की तुलना में कोई असामान्यता है? मीरा सिंघानिया, अभी नहीं। मीरा सिंघानिया कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, कबीर, तुम खुद प्रगति पर ध्यान दो। अगर कोई असर नहीं दिखता तो इसे आगे बढ़ाओ। अभी सबसे ज़रूरी बात है तारा का जागना। ठीक है। मीरा सिंघानिया ने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था।
कबीर शर्मा ने मन ही मन बुदबुदाया कि वह पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह तारा सिंघानिया के छोटे से होंठों को चूम चुका था और उसके ऊपरी शरीर की मालिश कर चुका था। तारा सिंघानिया की मानसिक शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन यह अभी भी बहुत नाजुक थी, इसलिए शायद वह जल्द ही होश में नहीं आएंगी। इस स्थिति में तारा सिंघानिया के साथ ऐसा करना भी कुछ खास उपयोगी नहीं होगा। इसकी औपचारिक घोषणा परसों की जाएगी। औपचारिक घोषणा के बाद मम्मी और पापा को भी पता चल सकता है। कबीर शर्मा ने मन ही मन सोचा। उसे अपने माता पिता को ये खबर खुद ही बतानी पड़ी। उनके लिए यह अच्छा नहीं होता कि उन्हें उसकी शादी के बारे में दूसरों से पता चले। मैं आज रात मम्मी पापा को बता दूंगा। कबीर शर्मा ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। वह अध्ययन कक्ष में गया, एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी मानसिक शक्ति को अभ्यास की आवश्यकता थी और उसे और अधिक किताबें पढ़ने की भी आवश्यकता थी। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। कबीर शर्मा ने एक के बाद एक कई किताबें पूरी कीं। तारा सिंघानिया के अध्ययन कक्ष में कई प्रकार की पुस्तकें थीं और उन्हें पढ़कर वह बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता था। दोपहर के भोजन के बाद कबीर शर्मा फिर से तारा सिंघानिया के कमरे में गए। तारा, कल मैं तुम्हारे माता पिता के घर रात के खाने पर जा रहा हूँ। परसों वे हमारी शादी की औपचारिक घोषणा करने वाले हैं। भावनात्मक अंक जोड़ 5। शायद आप काफ़ी ऊब रहे होंगे, इसलिए मैं आपको एक किताब पढ़कर सुनाता हूँ। कबीर शर्मा तारा सिंघानिया के बगल में लेट गए और पढ़ने लगे। उन्होंने ये किताब पढ़ी थी और उन्हें यह अच्छी तरह याद थी, इसलिए उन्हें किताब पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी। कबीर शर्मा धारा प्रवाह पढ़ते थे। भावनात्मक अंक जोड़ 2। भावनात्मक अंक जोड़ 1। समय धीरे धीरे बीतता गया। तारा सिंघानिया कभी कभार उसे भावनात्मक अंक देती थी। भूत प्रेत की कहानियों से मिलने वाले भावनात्मक अंकों की तुलना में ये बहुत धीमी गति थी। लगभग 1 घंटे बाद तारा सिंघानिया की मानसिक शक्ति समाप्त हो गई। सिस्टम 2 बार चित्र बनाओ। एक ड्रॉ में 100 भावनात्मक अंक मिलेंगे और दूसरे में 10। कबीर शर्मा ने मन ही मन कहा। अब उनके भावनात्मक अंक 150 से अधिक हो गए थे। ड्राइंग डी रैंक गायन कौशल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। कबीर शर्मा, उसे पैसों का नुकसान हुआ। हालांकि इससे पहले उन्हें कभी नुकसान नहीं हुआ था और यह पहली बार था। चूंकि ड्रॉ में नुकसान होने की संभावना थी, इसलिए ऐसा होना तय था। कबीर शर्मा को अपने गले में खुजली महसूस होने लगी और उनके स्वरयंत्रों में कुछ बदलाव आए। उसी समय उनके मन में गायन से जुड़े कई अनुभव और तकनीकें उमड़ आईं। खांसी खांसी। कबीर शर्मा ने गला साफ किया। उसने कुछ शब्द बोलने की कोशिश की और उसकी आवाज़ में सूक्ष्म बदलाव आया। वह पहले से कहीं अधिक आकर्षक लगने लगी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वैसे भी मैंने कुछ भी भुगतान नहीं किया है, इसलिए कोई भी इनाम मेरे लिए लाभ ही है। कबीर शर्मा ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। ड्राइंग मेज़बान को बधाई। शारीरिक क्षमता जोड़ 1। वर्तमान में 13 अंक। कबीर शर्मा के शरीर में एक हल्की गर्म लहर तेजी से फैल गई। जल्द ही कबीर शर्मा ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत को फिर से बढ़ते हुए महसूस किया। उसके शरीर की मांसपेशियों की रेखाएं भी अधिक स्पष्ट हो गईं। एक सामान्य वयस्क पुरुष के शरीर की मांसपेशियां केवल 10 अंक की होती हैं और व्यायाम के माध्यम से 13 अंक तक पहुंचना आसान नहीं है। वाह, मेरे एब्स वापस आ गए। कबीर शर्मा ने अपनी कमीज उठाकर एक नज़र डाली। पहले उसके पेट पर 8 पैक एब्स हुआ करते थे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने उतना व्यायाम नहीं किया और उसके एब्स जल्दी ही गायब हो गए। अब वे अंततः पुनः प्रकट हुए और वे पहले से कहीं अधिक सुगठित थे। चुंबन। उन्होंने तारा सिंघानिया के गाल पर चुंबन लिया। कबीर शर्मा उठे और तारा सिंघानिया के कमरे से चले गए। उसने सुबह पढ़ने और दोपहर में अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करने की योजना बनाई थी। धीरे धीरे 3-4 बज गए। दस्तक दस्तक। जिम के दरवाजे पर एक नैनी ने दस्तक दी और कहा, श्रीमान शर्मा, मल्होत्रा ग्रुप के यंग मास्टर करण मल्होत्रा आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। मल्होत्रा समूह। कबीर शर्मा असमंजस में थे। उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह जिम से बाहर निकला और पहली मंजिल पर चला गया। करण मल्होत्रा पहले से ही पहली मंजिल पर स्थित लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। कबीर शर्मा को देखकर करण मल्होत्रा उन्हें घूरने लगा। कबीर शर्मा को उनकी आंखों में गहरी शत्रुता दिखाई दी। वह यहाँ हमेशा के लिए नहीं है।
कबीर शर्मा ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसे केवल शत्रुता का एहसास हुआ, खतरे का नहीं। करण मल्होत्रा एक साधारण व्यक्ति थे। अगर मल्होत्रा समूह बहुत अमीर भी था तो डरने की क्या बात थी। अब वह सिंघानिया परिवार का दामाद था। सिंघानिया परिवार धनी था और उसके पास सत्ता की बागडोर थी। सिंघानिया परिवार का समर्थन न होने पर भी उसे डर नहीं लगता था। बैठक में मौजूद दोनों आयाएं तुरंत वहां से चली गईं। युवा स्वामी मल्होत्रा, क्या आपको यहाँ किसी चीज की आवश्यकता है? कबीर शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। करण मल्होत्रा ने कबीर शर्मा को घूरते हुए कहा, आपका नाम कबीर शर्मा है और आपके माता पिता साधारण किसान हैं, मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, कबीर शर्मा ने अपना सिर हिलाया। कबीर शर्मा, शायद आप हमारे मल्होत्रा परिवार को नहीं जानते होंगे। हमारा मल्होत्रा परिवार और सिंघानिया परिवार पुराने दोस्त हैं। तारा और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे मल्होत्रा परिवार की संपत्ति 2 से 300 अरब है, करण मल्होत्रा ने गहरी आवाज में कहा। कबीर शर्मा मुस्कुराए और बोले, तारा और मैं शादीशुदा हैं। चूंकि आप और तारा अच्छे दोस्त हैं, तो क्या आप उपहार देने आए हैं? करण मल्होत्रा का चेहरा गंभीर था और उन्होंने कहा, कबीर शर्मा, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तारा से जल्द तलाक लेना ही बेहतर होगा। कबीर शर्मा की भौहें तन गईं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो उसे छू भी लिया है। तारा पहले से ही मेरे बच्चे की गर्भवती है। करण मल्होत्रा की सांसें तेज हो गईं। कबीर शर्मा बेहद चिढ़ाने वाला था। कबीर शर्मा, भ्रमित होने का नाटक मत करो। अगर तुम किसी ऐसी महिला को छूते हो जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए, तो इसके परिणाम तुम्हारे लिए निश्चित रूप से बहुत गंभीर होंगे। कबीर शर्मा ने अपना फ़ोन निकाला। युवा मास्टर मल्होत्रा, मैं मीरा सिंघानिया को फ़ोन करूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या आप ये सब सिंघानिया परिवार के पैसों के लिए कर रहे हैं। करण मल्होत्रा, उसने उदास चेहरे से कहा, तुम इतनी छोटी सी बात पर फ़ोन कर रहे हो? क्या तुम सच में मर्द हो? छोड़ो, मुझे तुमसे और बात करने में बहुत आलस आ रहा है। मैं तारा से मिलने जा रहा हूँ। कबीर शर्मा ने दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजा उधर है, करण मल्होत्रा ने उदास चेहरे से कहा, किन तारा और मैं अच्छे दोस्त हैं। क्या मैं वहां जाकर उससे मिल नहीं सकता? कबीर शर्मा ने उदासीनता से कहा, मैं तारा का पति हूँ। अगर मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाज़त नहीं देता तो तुम उससे नहीं मिल सकते। सिंघानिया परिवार के पैसों के पीछे कई लोग पड़े होंगे और तुम उनमें सबसे बेवकूफ़ हो। तुम पहले व्यक्ति थे जो खुद को कूदने से रोक नहीं पाए। करण मल्होत्रा ने कबीर शर्मा को घूर कर देखा, मानो उसकी आंखों से आग निकल रही हो। कबीर शर्मा, क्या आपको लगता है कि तारा सिंघानिया से शादी करके आप श्रेष्ठ व्यक्ति बन गए हैं? एक ही कदम में आसमान छूने की चाह रखना एक कोरी कल्पना है। तारा जब जागेगी तो निश्चित रूप से तुमसे तलाक ले लेगी। कबीर शर्मा ने शांत भाव से कहा, यह हमारा निजी मामला है। भविष्य में हमारा तलाक होगा या नहीं, ये तय करना आपका काम नहीं है। अगर आप अभी नहीं जाती तो मैं मीरा सिंघानिया को फ़ोन करके स्थिति समझा दूंगा। धत्तेरी की, करण मल्होत्रा ने मुंह फुलाकर मुंह फेर लिया और वहां से चले गए। उन्हें पता था कि तारा सिंघानिया के माता पिता अब कबीर शर्मा का जरूर समर्थन करेंगे। कबीर शर्मा की तारा सिंघानिया से शादी करने की क्षमता तारा सिंघानिया के माता पिता द्वारा ही सुनिश्चित की गई होगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि तारा जाग जाए। कबीर शर्मा तारा सिंघानिया को कैसे जगाएंगे, इस बारे में करण मल्होत्रा सोचना भी नहीं चाहते थे। शायद उन्हें अंदाजा था कि यह कैसे किया जा सकता है। इन बातों के बारे में सोचकर उसके दिल में एक गांठ सी महसूस हुई। अब से करण मल्होत्रा को आने पर मेरी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए दरवाजा मत खोलना, उसे बाहर ही ठंडे व्यवहार का सामना करने देना। कबीर शर्मा ने बैठक में लौटी एक आया से कहा, ठीक है श्रीमान शर्मा। श्री शर्मा, उन्हें सीधे अंदर आने देना मेरी गलती थी। कबीर शर्मा ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अभी भी तहखाने में था, इसलिए उसे बाहर इतनी देर तक इंतजार करवाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। करण मल्होत्रा शायद पहले भी इस विला में आ चुका है। दाई ने सिर हिलाया, वह वास्तव में पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है।
लेकिन तारा सिंघानिया उन्हें खास पसंद नहीं करती थीं। तारा सिंघानिया के कभी कोई खास करीबी पुरुष मित्र नहीं रहे। दाई ने समझाया। कबीर शर्मा मुस्कुराया। वह जानता था कि तारा सिंघानिया पवित्र थी। उनकी मानसिक शक्ति में सुधार होने के कारण उस रात की यादें उनके लिए बहुत स्पष्ट थीं। तारा सिंघानिया पहली बार भाग ले रही थीं। बस अब से उसे दरवाजे के अंदर मत आने देना। कबीर शर्मा के भाषण समाप्त होने के बाद वह तहखाने में स्थित जिम में लौट गए। सिंघानिया परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है। करण मल्होत्रा मुसीबत खड़ी करने वाला पहला व्यक्ति है, लेकिन वह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगा। कबीर शर्मा ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। अगर उनके पास यह व्यवस्था नहीं होती तो उन पर दबाव निश्चित रूप से बहुत अधिक होता। कुछ धनी लोगों का पैसा वैध तरीकों से नहीं कमाया जाता, और कौन जानता है कि वे भविष्य में कौन से तरीके अपनाएंगे। वूश वूश। कबीर शर्मा ने दोनों स्टील की गेंदों को नियंत्रित किया और अभ्यास शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि निकट भविष्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंघानिया परिवार के धन पर नजर रखने वालों को सिंघानिया परिवार की अपार शक्ति को ध्यान में रखना होगा। उसके पास अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए अभी भी समय था। धीरे धीरे शाम हो गई। कबीर शर्मा ने खाना खाने के बाद अध्ययन कक्ष में चले गए। बीप बीप। कबीर शर्मा ने अपने पिता प्रकाश शर्मा को वीडियो कॉल किया। पापा। वीडियो कनेक्ट होते ही कबीर शर्मा ने आवाज लगाए। बेटे, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? हम अभी भी पैसे कमा सकते हैं और हमें आपके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी माँ से कहा है कि आपने जो 20,000 रुपये भेजे थे उन्हें वापस भेज दें। प्रकाश शर्मा ने कहा। कबीर शर्मा ज़्यादातर समय सुनीता शर्मा को वीडियो कॉल करता था। जब वह अपने पिता को कॉल करता था तो आमतौर पर किसी जरूरी बात के लिए ही करता था। पिताजी, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। माँ कहाँ है? कबीर शर्मा ने कहा। प्रकाश शर्मा ने आवाज़ दी और सुनीता शर्मा वहाँ आ गईं। बेटा, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई? तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। तुम लगभग 25 साल के हो चुके हो। अगर तुमने जल्द ही किसी को नहीं ढूंढा तो मुझे और तुम्हारे पापा को तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करनी पड़ेंगी। सुनीता शर्मा लगातार बड़बड़ाती रही। कबीर शर्मा ने गला साफ करते हुए कहा, पिताजी, माताजी, मैंने हमारी शादी का पंजीकरण करवा लिया है और वह पहले से ही मेरे बच्चे की गर्भवती है। कबीर शर्मा के माता पिता, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रकाश शर्मा की भौहें तन गईं। क्या हो रहा है? हालांकि अब शादी के लिए परिवार पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे उसके माता पिता थे। क्या उसे इस बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए था? पिताजी, बात कुछ इस तरह है, तारा के माता पिता मेरे पास आए और मैं भी हैरान रह गया। अब जब मुझे यकीन हो गया है कि वे गंभीर हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे 5 मिलियन दिए हैं और मैं आपको 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर दूंगा। कबीर शर्मा ने कहा। प्रकाश शर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, पैसे मत भेजो। तारा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम्हें ये पैसे लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप परिवार में शादी नहीं कर रहे हैं। कबीर शर्मा, पिताजी, अगर मैं ये पैसा नहीं लेता तो सिंघानिया परिवार को शक हो सकता है कि मेरी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। सिंघानिया परिवार के लिए 5 मिलियन कुछ भी नहीं है। प्रकाश शर्मा स्तब्ध रह गए। ये सच था, तो आप ये पैसा अपने पास रखिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। भविष्य में अगर कोई मौका मिले तो आपको ये पैसा सिंघानिया परिवार को लौटा देना चाहिए। कबीर शर्मा ने दबे स्वर में सिर हिलाया। इसे लौटा दूं? जो पैसा पहले से हाथ में है उसे कैसे लौटाया जा सकता है? तारा सिंघानिया के लिए उनके मसाज ट्रीटमेंट भी काफ़ी कठिन काम थे, आप जानते हैं। सुनीता शर्मा, बेटा, तारा कोमा में है। हालांकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन यह शायद भरोसेमंद नहीं है। अगर वह कभी होश में नहीं आई तो वह कोमा में ही रहेगी। अगर वह जाग गई तो आप दोनों का तलाक हो सकता है। कबीर शर्मा मन ही मन बुदबुदाया, तलाक कोई विकल्प नहीं है। अगर उसने तलाक ले लिया तो उसे भावनात्मक संतुष्टि कैसे मिलेगी? माँ, आजकल युवाओं में तलाक की दर बहुत अधिक है। अगर मैं किसी और से शादी कर लूँ तो तलाक की दर भी उतनी ही अधिक होगी। सुनीता शर्मा ने आह भरते हुए कहा, ये सच है। बेटा, मैं और तुम्हारे पापा कल हाई स्पीड ट्रेन से रत्नाकर महानगर जाएंगे।
हम तारा जाएंगे और फिर ससुराल वालों से मिलेंगे। कबीर शर्मा, पापा, मम्मी, आप दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा ने सिर हिलाया। तारा सिंघानिया कबीर शर्मा के बच्चे की गर्भवती थीं। बेटे, क्या हमारा आना उचित होगा? प्रकाश शर्मा ने पूछा। कबीर शर्मा, पिताजी, आप मेरे माता पिता हैं। मैं शादीशुदा हूँ, आपके आने में क्या गलत है? प्रकाश शर्मा ने कहा, आपको तारा के माता पिता से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वे अभी हमसे मिलना न चाहें। अगर वे नहीं मिलना चाहते तो हम तारा से मिलने आ जाएंगे। ठीक है, कबीर शर्मा ने सिर हिलाया। वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि उनके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी शादी हो जाएगी और उसका बच्चा पहले से ही 6 या 7 महीने का गर्भवती होगा। पत्नी, अपना सामान पैक कर लो। मैं कल के लिए रत्नाकर महानगर पालिका जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन की टिकटें बुक करा लूँगा। प्रकाश शर्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, सुनीता शर्मा ने सिर हिलाया। कबीर शर्मा की तरफ से उन्होंने राजवर्धन सिंघानिया का नंबर डायल किया। छोटे शर्मा, क्या कोई बात है? उस समय राजवर्धन सिंघानिया किसी दूसरे शहर के एक रेस्तरां में खाना खा रहे थे। चाचा जियांग, क्या अभी आपके लिए बात करना सुविधाजनक रहेगा? बोलना सुविधाजनक है। चाचा जियांग, मैंने अपने माता पिता को बता दिया है और वे कल तारा से मिलने आना चाहते हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? कबीर शर्मा ने पूछा। राजवर्धन सिंघानिया, किन, बिल्कुल हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या हम कल रात साथ में डिनर नहीं कर रहे हैं? आप और आपके माता पिता साथ आ सकते हैं। ठीक है, अलविदा अंकल जियांग। फ़ोन रखने के बाद राजवर्धन सिंघानिया ने उसी मेज पर बैठे एक व्यक्ति से कहा, महाप्रबंधक तारा, मैंने सुना है कि आपकी बेटी तारा की शादी हो गई है। क्या किन उसका पति है? हम। राजवर्धन सिंघानिया ने हल्का सा सिर हिलाया। महाप्रबंधक तारा, ये किसका बच्चा है? टेबल पर बैठे एक और बड़े अधिकारी ने पूछा। राजवर्धन सिंघानिया, किन एक बड़े परिवार से नहीं है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है। मुझे और मेरी पत्नी दोनों को वह पसंद है। हम अभी कहाँ थे? चलिए अपने पिछले विषय पर बात जारी रखते हैं। सभी ने समझदारी दिखाते हुए दोबारा इसका जिक्र नहीं किया। कबीर शर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता को फिर से फ़ोन किया। पिताजी, मैंने अभी अंकल जियांग को फ़ोन किया था। कल रात हम अंकल जियांग के घर साथ में खाना खाने जाएंगे। प्रकाश शर्मा थोड़ा घबराया हुआ था। बेटे, क्या सिंघानिया परिवार के पास सीधे जाना ठीक रहेगा? कबीर शर्मा, पिताजी, आप और माँ पहले यहाँ तारा से मिलने आइए, फिर हम साथ में सिंघानिया परिवार के पास चलेंगे। हम। प्रकाश शर्मा ने वीडियो कॉल काट दी। कुछ ही देर में सुनीता शर्मा दूसरे कमरे से बोली, पतिदेव, मुझे लगता है मैंने अभी अभी आपको हमारे बेटे के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए सुना। हम। हमारे बेटे ने कहा कि वह कल तारा के माता पिता के साथ रात का खाना खाएगा। प्रकाश शर्मा ने कहा। सुनीता शर्मा भी थोड़ी घबराई हुई थी। पतिदेव, सिंघानिया परिवार इतना अमीर है, क्या वे हमें नीची नज़र से देखेंगे? हम वहां जाकर अपने बेटे और तारा के बीच सब कुछ खराब नहीं करना चाहते। प्रकाश शर्मा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ज़्यादा मत सोचो। हमारा बेटा और तारा मूल रूप से दो अलग अलग दुनिया से हैं। बाद में उनका तलाक होना सामान्य बात है। सुनीता शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। ये सच है। कबीर शर्मा तारा सिंघानिया के कमरे में पहुंचे। रात के लिए भावनात्मक मूल्य की पहली फसल काटने का समय आ गया था। तारा, करण मल्होत्रा आज दोपहर को आए थे। कबीर शर्मा ने एक पल इंतजार किया। तारा सिंघानिया ने भावनात्मक रूप से ज़रा भी योगदान नहीं दिया। तारा सिंघानिया के दिल में करण मल्होत्रा का कोई स्थान नहीं था। मैंने अपने माता पिता को हमारी शादी के बारे में बता दिया है। कल मेरे माता पिता अपनी बहू से मिलने आएंगे। भावनात्मक मूल्य जोड़ 18। कल रात मेरे माता पिता और आपके माता पिता भी साथ में खाना खाएंगे। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। कबीर शर्मा ने कहा, अगर उनके बीच अनबन हुई तो तुम्हारे माता पिता हमें तुरंत तलाक दिलवा सकते हैं। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो जाऊं ताकि पहले बात कर सकें? भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-3। भावनात्मक मूल्य जोड़ 10। कुछ ही समय में तारा सिंघानिया की मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई। उसे बहुत आसानी से चिढ़ाया जा सकता है। कबीर शर्मा ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया।
फिलहाल उनका तारा सिंघानिया के साथ सोने का कोई इरादा नहीं था। तारा सिंघानिया के साथ गहराई से संवाद करना आनंददायक होगा, लेकिन अंतरंगता स्थापित होने के बाद भावनात्मक मूल्य प्राप्त करना निश्चित रूप से बहुत कठिन हो जाएगा। जब बात उस हद तक पहुंच जाती है, तो उसके लिए तारा सिंघानिया से चुंबन और गले लगाने के जरिए भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। सामान्य बातचीत से तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। उस थोड़े से सुख से मिलने वाली संतुष्टि उसकी ताकत में सुधार करने की तुलना में कहीं कम संतोषजनक थी। सिस्टम, अब इसमें भावनात्मक मूल्य कितना बचा है? कबीर शर्मा ने मन ही मन पूछा। 122 अंक, लेकिन मेज़बान, आप आज पहले ही 3 बार ड्रॉ निकाल चुके हैं। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। कबीर शर्मा तारा सिंघानिया को एक किताब पढ़कर सुना रहे थे, क्योंकि भावनात्मक मूल्य प्राप्त करने के लिए संतुलन भी आवश्यक था। वह हमेशा विशेष तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकते थे, अन्यथा भविष्य में इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दस्तक दस्तक, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अंदर आएं, कबीर शर्मा ने सिर उठाए बिना कहा। दरवाजे के बाहर मीरा सिंघानिया खड़ी थीं। उन्होंने दरवाजा खोला और धूप कबीर शर्मा पर पड़ी, जो आराम से अपनी किताब पढ़ रहे थे। किन? मीरा सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाए। कबीर शर्मा ने झट से ऊपर देखा। मीरा सिंघानिया। किन? तारा को शायद तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मीरा सिंघानिया ने बिस्तर पर लेटी तारा सिंघानिया को देखा और उदास होकर कहा। कबीर शर्मा मुस्कुराए और बोले, मुझे विश्वास है कि वह कर सकती है। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, मुझे लगता है कि तारा जरूर जाग जाएगी। मीरा सिंघानिया, आप तारा से थोड़ी देर बात कर लीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। एक पल इंतजार करें। मीरा सिंघानिया ने तुरंत जवाब दिया। आपके माता पिता कब पहुँचेंगे? हाई स्पीड रेल से या हवाई जहाज से? कबीर शर्मा, वे सुबह सुबह 8:30 बजे वाली हाई स्पीड रेल से रवाना हुए और दोपहर करीब 2 बजे यहाँ पहुँचेंगे। मैं दोपहर के भोजन के बाद उन्हें लेने हाई स्पीड रेल स्टेशन जाऊंगा। मीरा सिंघानिया ने सिर हिलाया। दोपहर में मैं ड्राइवर को भेज दूंगा और वह आपको उन्हें लेने के लिए ले जाएगा। कबीर शर्मा ने तुरंत कहा। मीरा सिंघानिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ड्राइवर हमारे साथ आएगा तो मेरे माता पिता असहज महसूस कर सकते हैं। मैं उन्हें लेने के लिए टैक्सी ही ले आऊँगा। ठीक है फिर, मीरा सिंघानिया ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। आम टैक्सी मत लेना। थोड़ा और खर्च करके अपने माता पिता को लेने के लिए एक लग्जरी प्राइवेट कार बुक कर लेना। करीब 5 बजे मैं ड्राइवर को आप सबको वापस लेने के लिए भेज दूंगी। कबीर शर्मा ने सिर हिलाया और चले गए। उन्हें आज रात सिंघानिया परिवार के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाहर जाना था। मीरा सिंघानिया थोड़ी असमंजस में थीं। कबीर शर्मा पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक लग रहे थे। क्या इसका कारण ये था कि अब उन्होंने बेहतर कपड़े पहने थे, जिससे वे और भी सुंदर दिख रहे थे? तारा, माँ तुमसे मिलने आए हैं। मीरा सिंघानिया बिस्तर के पास बैठी और तारा सिंघानिया का हाथ पकड़े रही। उसे लगा कि तारा सिंघानिया के चेहरे की रंगत थोड़ी बेहतर लग रही है। क्या यह मेरी कल्पना है? मीरा सिंघानिया ने तारा सिंघानिया को ध्यान से देखा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मस्तिष्क तरंगों में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन मीरा सिंघानिया को लगा कि तारा सिंघानिया के रंग रूप में वाकई थोड़ा सुधार हुआ है। कबीर शर्मा और तारा के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंध बन चुके हैं। तारा को पोषण मिला है, इसलिए उसके रंग रूप में थोड़ा सुधार हुआ है। मीरा सिंघानिया ने मन ही मन सोचा। उन्हें इसका व्यक्तिगत अनुभव था। अगर उसे लंबे समय तक पोषण न मिले तो वह बहुत चिढ़ जाती थी। पोषण मिलने के बाद उसका मूड और रंग रूप काफ़ी बेहतर हो जाता था। मीरा सिंघानिया बहुत ज़्यादा सोच रही थीं। कबीर शर्मा और तारा सिंघानिया के बीच अभी तक कोई घनिष्ठ संबंध नहीं बने थे। तारा सिंघानिया के चेहरे की रंगत में सुधार उनकी मानसिक ऊर्जा में कुछ सुधार के कारण हुआ था। पहली बार कबीर शर्मा को भावनात्मक मूल्य के केवल 42 अंक मिले थे। अब वह एक बार में लगभग 80 भावनात्मक मूल्य अंक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मस्तिष्क तरंगों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन मानसिक ऊर्जा में हुई वृद्धि तारा सिंघानिया के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद थी। आधे घंटे बाद 2 आयाएं बेडरूम में पहुंचीं। वे तारा सिंघानिया की मालिश करने के लिए वहां मौजूद थे। कविता, क्या पिछले 2 दिनों में कोई विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं? मीरा सिंघानिया ने एक आया की तरफ देखा।
ईसाया नस कविता ने जवाब दिया, मैडम, लुओ ग्रुप से करण मल्होत्रा कल आए थे। उन्होंने श्री शर्मा से बातचीत की, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने किस बारे में बात की। मीरा सिंघानिया ने मन ही मन माथे पर शिकन डाली। वह अंदाजा लगा सकती थी कि करण मल्होत्रा क्या करना चाहता है। और कुछ नस कविता ने एक पल सोचा, जब हम तारा सिंघानिया की मालिश कर रहे थे तब श्री शर्मा ने हमसे मालिश करना सीखा, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने तारा सिंघानिया की मालिश की थी या नहीं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। नित्या वहां जा चुकी थी और उन्होंने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी। मीरा सिंघानिया ने कहा, किन तारा का पति है, उसके लिए तारा की मालिश करना बिल्कुल सामान्य बात है। जब वह तारा के कमरे में हो तो अंदर मत आना। नस कविता और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि तारा के रंग रूप में सुधार हुआ है? मीरा सिंघानिया ने पूछा। नस कविता और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। मैडम, हम सभी ऐसा ही महसूस करते हैं। मीरा सिंघानिया की आंखें चमक उठीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह उसकी कल्पना नहीं थी। सिस्टम, मेरे पास अब कितने इमोशनल पॉइंट्स हैं? कबीर शर्मा ने मन ही मन पूछा। सिस्टम होस्ट, आपके पास इस समय 288 अंक हैं। कल रात के खाने के बाद उसके 120 से अधिक अंक हो गए थे और उसने कल आधी रात को एक बार और आज सुबह एक बार फसल काटी थी। सिस्टम, अगर मैं लॉटरी ड्रॉ के लिए 100 इमोशनल पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूं, तो क्या ए रैंक का इनाम पाना बहुत मुश्किल है? हाँ, 100 इमोशनल पॉइंट वाली लॉटरी में बी रैंक का इनाम मिलना पहले से ही बहुत अच्छा है। ए रैंक का इनाम मिलने की संभावना 1% से भी कम है। कबीर शर्मा, अगर मैं ड्रॉ के लिए 1000 पॉइंट का इस्तेमाल करता हूं, तो क्या ए रैंक इनाम मिलने की संभावना 10 गुना से अधिक बढ़ जाएगी? उच्च स्तर के इमोशनल पॉइंट ड्रॉ की कीमत 10 गुना अधिक होती है। यदि उच्च स्तर का पुरस्कार प्राप्त करने की संभावना केवल 10 गुना बढ़ती है, तो ड्रॉ के लिए कम इमोशनल पॉइंट का उपयोग करना बेहतर है। जी हाँ, मेजबान, कबीर शर्मा ने कहा, जो कौशल मैंने पहले ही हासिल कर लिए हैं, अगर मैं उन्हें बाद में सुधारना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा करना जारी रख सकता हूँ? सिस्टम होस्ट, आप सुधार जारी रख सकते हैं। आप बाद में इन्हें बदलने के लिए उच्च स्तरीय कौशल हासिल कर सकते हैं। तो जो इमोशनल पॉइंट्स मैंने पहले खर्च किए थे वे सब बेकार हो जाएंगे? नहीं, इसके प्रभाव एक साथ जमा हो सकते हैं। कबीर शर्मा ने दबे स्वर में सिर हिलाया। ये स्वीकार्य है। यदि मूल भावनात्मक अंक व्यर्थ चले गए तो ये काफ़ी निराशाजनक होगा। सिस्टम, 100 इमोशनल पॉइंट्स के लिए 2 ड्रॉ। कबीर शर्मा ने मन ही मन कहा। उसने ये 2 ड्रॉ करने की योजना बनाई और फिर 1000 इमोशनल पॉइंट्स जमा करके एक ड्रॉ पर खर्च करने की योजना बनाई ताकि इसका असर देख सके। ड्राइंग, बधाई हो होस्ट, आपको बी रैंक कुकिंग स्किल प्राप्त हुई है। ड्राइंग, बधाई हो होस्ट, आपके शरीर का आकार 3 अंक बढ़ गया है, अब 16 अंक हैं। कबीर शर्मा के दिमाग में ढेर सारी जानकारी उमड़ पड़ी और उसी समय उन्हें अपने पूरे शरीर में झुनझुनी सी महसूस हुई। जल्द ही कबीर शर्मा ने खाना पकाने का कौशल पूरी तरह से सीख लिया। बी रैंक की पाक कला ने उन्हें एक मास्टर शेफ के स्तर तक पहुंचा दिया, एक ऐसा स्तर जो कम प्रतिभा वाले साधारण लोग कभी हासिल नहीं कर सकते, चाहे वे कितनी भी पढ़ाई कर लें। सिस्टम, मुझे 10 इमोशनल पॉइंट ड्रॉ के साथ 2 बार फिजिक का 1 पॉइंट मिला, लेकिन 100 इमोशनल पॉइंट ड्रॉ के साथ सिर्फ 3 पॉइंट मिले। कबीर शर्मा ने मन ही मन शिकायत की। सिस्टम, मेज़बान, पुरस्कार अनिश्चित हैं। इसके अलावा आपका शारीरिक स्तर जितना ऊंचा होगा उसमें सुधार करना उतना ही कठिन होता जाएगा। शायद भविष्य में 1000 भावनात्मक अंक भी केवल 1 अंक का ही सुधार ला पाएंगे। ठीक है, शारीरिक वृद्धि की प्रक्रिया भी शीघ्र ही समाप्त हो गई। कबीर शर्मा ने अपनी ताकत में काफ़ी वृद्धि महसूस की। शारीरिक बनावट में 1 अंक की वृद्धि भी ध्यान देने योग्य थी और इस बार तो ये 3 अंक थी। कबीर शर्मा को लगा कि अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किए बिना भी अपने वर्तमान 16 अंकों के शारीरिक बल के साथ वह 4 या 5 साधारण लोगों को हरा सकता है। शारीरिक बनावट में वृद्धि का एक और लाभ भी था। भविष्य में जब उनका मुकाबला तारा सिंघानिया से होगा तो निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी होगा। आवासीय क्षेत्र के बाहर कबीर शर्मा ने शॉपिंग मॉल जाने के लिए एक टैक्सी ली। उन्होंने 10 से 20 हजार रुपये खर्च करके कई उपहार खरीदे। राजवर्धन सिंघानिया और उनके परिवार के लिए ये उपहार बेशक बहुत ज़्यादा नहीं थे,
लेकिन पहली बार आने वाले दामाद होने के नाते वे खाली हाथ नहीं जा सकते थे। कबीर शर्मा ने इन उपहारों का भुगतान अपनी निजी बचत से किया। उसने अभी तक 5 मिलियन रुपये को छुआ तक नहीं था। कबीर शर्मा, एक जानी पहचानी आवाज़ कबीर शर्मा के कानों में पड़ी। कबीर शर्मा ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कबीर शर्मा, सच में आप ही हैं? बोलने वाली महिला 10 में से 4 या 5 नंबर की खूबसूरत थी। अगर 10 को परफेक्ट्स को माना जाए तो तारा सिंघानिया की खूबसूरती 9 के बराबर थी, और मनोरंजन जगत में मुट्ठी भर लोग ही 9 अंक हासिल कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स एक साधारण व्यक्ति था। सुंदरता के मामले में वह औसत से 4 या 5 अंक ऊपर थी। नेहा, बहुत दिनों बाद मिले, कबीर शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नेहा ने कबीर शर्मा को हैरानी से देखते हुए पास आकर देखा। वह और कबीर शर्मा कॉलेज में सहपाठी थे। कबीर शर्मा वैसे भी आकर्षक थे, लेकिन क्या उसने कॉलेज में उन्हें इतना आकर्षक कभी नहीं देखा था। शरीर में आए बदलाव से कबीर शर्मा का फिगर और भी बेहतर हो गया। उनकी एस रैंक की मानसिक क्षमता ने अब उन्हें एक असाधारण व्यवहार प्रदान किया। इतना ही नहीं, कबीर शर्मा ने जो कपड़े पहने थे उनके एक सेट की कीमत लाखों में थी। कॉलेज में कबीर शर्मा को 10 में से 6 अंक मिले थे। हालांकि वो कैंपस के चहेते तो नहीं बने, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे थे। अब कबीर शर्मा का प्रदर्शन निश्चित रूप से 8 अंकों तक पहुंच गया है। उनकी मौजूदा सूरत मनोरंजन जगत में भी काफ़ी प्रतिस्पर्धी साबित होगी। कबीर शर्मा, स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद महज 2 साल में तुम में आया बदलाव बहुत ही उल्लेखनीय है। नेहा ने कुछ अविश्वास के साथ कहा। कबीर शर्मा हंसते हुए बोले, शायद सिर्फ मैं ही नहीं, स्नातक होने के बाद से मेरे कई सहपाठी काफ़ी बदल गए हैं। नेहा, क्या तुमने स्नातक होने के बाद रत्नाकर महानगर में ही काम करना शुरू किया? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, रिया भी रत्नाकर महानगर में है। कबीर शर्मा के मन में रिया की छवि उभर आई। रिया उनके वर्ग की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वह रिया को पटाने की कोशिश करता था, लेकिन रिया ने उसके गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि को नापसंद करते हुए उसे ठुकरा दिया था। उसका रत्नाकर महानगर में होना मुझसे संबंधित नहीं है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। नेहा ने कबीर शर्मा की ओर आश्चर्य से देखा। कबीर शर्मा, आपकी शादी हो गई? क्लास ग्रुप में किसी को इस बारे में पता क्यों नहीं चला? हाल ही में शादी हुई है। मुझे कुछ काम है, बाय बाय। कबीर शर्मा ने हाथ हिलाकर नेहा से विदा ली। नेहा ने अपना फ़ोन निकाला और कबीर शर्मा के मोमेंट्स देखने लगी। कबीर शर्मा ने अपने मोमेंट्स में शादी से जुड़ी कोई खबर पोस्ट नहीं की थी। लड़कियों, अंदाज़ा लगाओ मैं किससे मिली? नेहा ने एक छोटे ग्रुप चैट में मैसेज भेजा। तुम किससे मिले? समूह में से किसी ने उत्सुकता से पूछा। अभी अभी मेरी मुलाकात कबीर शर्मा से हुई, वो बहुत ही आकर्षक हैं। स्कूल के दिनों की तुलना में अब वो बेहद खूबसूरत हो गए हैं। वो कुछ उन दबंग सीईओ की तरह हैं जो सीईओ पर आधारित रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में दिखाई देते हैं। कृपया तस्वीरें भेजें। नेहा, तस्वीर कहाँ है? समूह में और भी लोग दिखने लगे। नेहा ने कबीर शर्मा की ओर देखा, जो अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। उसने अपना फ़ोन उठाया, जूम किया और कबीर शर्मा की एक तस्वीर खींची। तस्वीर उतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उससे एक सामान्य अंदाजा मिल गया। क्या ये कबीर शर्मा हैं? कबीर शर्मा का व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग है। बेहद आकर्षक। इस समूह में लगभग 10 ही लोग थे। कुछ तो अभी तक दिखे भी नहीं थे, लेकिन जल्दी ही कई संदेश आ गए। कबीर शर्मा ने कहा कि वह शादीशुदा हैं। क्या यहाँ किसी को इसके बारे में पता है? नेहा ने ग्रुप में एक और मैसेज भेजा। मैंने कभी नहीं सुना कि कबीर शर्मा ने शादी कर ली है। रिया, क्या तुम्हें इस खबर के बारे में पता है? एक कार्यालय भवन में रिया अपने दफ्तर में बैठी तस्वीर को ध्यान से देख रही थी। वह समझ गई थी कि कबीर शर्मा ने जो कपड़े पहने थे वे निश्चित रूप से सस्ते नहीं थे। क्या कबीर शर्मा की शादी हो गई है? रिया ने ये मैसेज देखा। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। कबीर शर्मा, नेहा ने बताया कि तुम रत्नाकर महानगर में हो और मैं भी यहीं हूँ। बहुत दिनों बाद मिले, क्या आज रात साथ में डिनर करेंगे? रिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ संदेश भेजा। कबीर शर्मा ने उसका पीछा किया था और उसकी राय में वह आसानी से पटाया जा सकने वाला व्यक्ति था। कबीर शर्मा ने तुरंत वह संदेश देख लिया। कितना यथार्थवादी है।
कबीर शर्मा ने चुपके से सिर हिलाया। उसने पहले भी रिया का दिल जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बेरहमी से ठुकरा दिया गया था। ये ठीक था, लोगों को मना करने का स्वाभाविक अधिकार होता है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि रिया बहुत ही भौतिकवादी थी। उसने जल्द ही रिया में रुचि खो दी। न समय, न तारीख। कबीर शर्मा ने बस एक संदेश भेजकर जवाब दिया। उस शाम उसे अपने माता पिता के साथ सिंघानिया परिवार के यहाँ रात का खाना खाने जाना था, और अगर उसके पास समय होता भी तो वह रिया के साथ खाना नहीं खाना चाहता था। कबीर शर्मा, कल कैसा रहेगा? मैं कुछ समय के लिए अपनी पत्नी के साथ घर पर रहूंगा, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। रिया, उसने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम नखरे दिखा रहे हो? देखते हैं तुम कब तक ऐसा कर पाते हो। ठीक है, जब आपके पास समय हो तब हम दोबारा मिलने का समय तय कर लेते हैं। रिया ने कबीर शर्मा को एक और संदेश भेजा। उसे यकीन नहीं था कि कबीर शर्मा आखिरकार खुद उससे डेट पर जाने के लिए नहीं पूछेगा। हे, कबीर शर्मा ने रिया को सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया और डिलीट कर दिया। कबीर शर्मा थोड़ी बहुत भौतिकवाद को स्वीकार कर सकते थे। हर कोई नश्वर है और पैसे को पसंद करना स्वाभाविक है। लेकिन रिया सिर्फ थोड़ी बहुत भौतिकवादी नहीं थी। कबीर शर्मा ने रिया को एक लग्जरी कार से बाहर निकलते देखा था, और बाहर निकलने से पहले ही उसने कार चला रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चूम भी लिया था। अगर रिया को कोई परिपक्व और स्थिर स्वभाव का व्यक्ति पसंद होता और वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसका प्रेमी होता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन समस्या ये थी कि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसका प्रेमी था ही नहीं। सौभाग्यवश तब तक कबीर शर्मा रिया के लिए अपनी सारी भावनाएं खो चुके थे, अन्यथा ये देखकर शायद वह अपना आपा खो बैठता। बीप बीप। कुछ ही देर बाद कबीर शर्मा का फ़ोन बज उठा। ये फ़ोन कबीर शर्मा के अच्छे रूममेट समीर रेड्डी का था। बूढ़े शर्मा, क्या आपकी शादी हो गई है? कबीर शर्मा के फ़ोन उठाते ही समीर रेड्डी ने आश्चर्य से पूछा। कबीर शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समीर, खबर बहुत तेजी से फैलती है। दूसरी तरफ समीर रेड्डी थे, जो एक अच्छे परिवार से आते थे और बहुत ही नेक इंसान थे। कबीर शर्मा जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तब उन्होंने कई बार समीर रेड्डी से पैसे उधार लिए थे और समीर रेड्डी हमेशा बहुत उदार रहे थे। बूढ़े शर्मा, मुझे वो बेवकूफ़ी भरी मुस्कान मत दो। क्या हम अब भी भाई हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। फ़ोन के दूसरी तरफ से समीर रेड्डी की आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट झलक रही थी। कबीर शर्मा, समीर, ये बहुत ही खास स्थिति है। हमने अभी सिर्फ शादी का पंजीकरण कराया है, हमें नहीं पता कि शादी की दावत कब होगी। अगर दावत होगी तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। समीर रेड्डी के चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या आपने किसी को गर्भवती किया और बच्चे की वजह से अपनी शादी पंजीकृत करवाए? कबीर शर्मा, समीर रेड्डी ने दरअसल इसका सीधा अनुमान लगा लिया था। बूढ़े शर्मा, तुम कुछ नहीं कह रहे हो, तो क्या सच में ऐसा ही है? कबीर शर्मा, हालात कुछ वैसे ही हैं जैसा आपने बताया, लेकिन असलियत कहीं ज़्यादा पेचीदा है। चलिए कभी देर रात नाश्ता करने चलते हैं, तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। समीर रेड्डी, मैं अभी रत्नाकर महानगर आ रहा हूँ। चलो आज रात मिलते हैं। कबीर शर्मा ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं आज रात व्यस्त हूँ, रत्नाकर महानगर जाने की जल्दी मत करो। समीर रेड्डी, मैं खास तौर पर इसके लिए नहीं आ रहा हूँ। रत्नाकर महानगर में हमारे परिवार के व्यवसाय में एक छोटी सी समस्या आ गई थी, इसलिए मैं इसकी जांच करने आ रहा हूँ। मैं अगले एक सप्ताह तक रत्नाकर महानगर में रहूँगा। जब भी आप खाली हों हम मिल सकते हैं। सहमत होने के बाद कबीर शर्मा ने फ़ोन काट दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और ग्रुप मैसेज चेक किए। मुख्य समूह में सभी लोग उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसने 2 साल पहले ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और उसकी कक्षा में किसी और की शादी नहीं हुई थी। वह पहला व्यक्ति था। समूह में कई लोगों ने कबीर शर्मा को टैग किया था। कुछ लोगों ने उन्हें निजी संदेश भी भेजे थे। आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद। मैं सचमुच शादीशुदा हूँ। फिलहाल हमने सिर्फ पंजीकरण कराया है, हमें नहीं पता कि शादी का भोज कब होगा। मेरी पत्नी की स्थिति विशेष है, इसलिए उनकी जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है। कृपया मुझे माफ़ करें। कबीर शर्मा ने क्लास ग्रुप में एक मैसेज भेजा। रिया ने तुरंत वह संदेश देख लिया। उसने दबे स्वर में भौहें सिकोड़ी।
क्या कबीर शर्मा सचमुच शादीशुदा हैं? कबीर शर्मा, क्या आप सचमुच शादीशुदा हैं? रिया ने कबीर शर्मा को एक संदेश भेजा। कुछ ही देर में वह एकदम रुक गई, संदेश भेजने में विफल रहा। संदेश के सामने एक लाल विस्मय चिन्ह दिखाई दिया। कबीर शर्मा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। रिया को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया। उसका चेहरा पल भर में बेहद बिगड़ गया। उसे अब भी उम्मीद थी कि कबीर शर्मा उससे संपर्क करेंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि कबीर शर्मा उसे ब्लॉक कर देंगे। धत्तेरी की, रिया ने दांत पीस लिए। कबीर शर्मा, मैं देखना चाहूंगी कि तुमने किससे शादी की है। क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत या असाधारण हो सकती है? रिया को खुद पर काफ़ी भरोसा था। सामान खरीदने के बाद कबीर शर्मा घर चले गए। मीरा सिंघानिया अभी भी वहीं थीं। मीरा सिंघानिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज मॉल में मेरी मुलाकात एक यूनिवर्सिटी की सहपाठी से हुई और अब क्लास में सभी को पता चल गया है कि मैं शादीशुदा हूँ। कबीर शर्मा ने मीरा सिंघानिया से कहा। मीरा सिंघानिया, छोटे शर्मा, यह अच्छी बात है कि तुमने सार्वजनिक रूप से अपनी शादी की घोषणा कर दी है और दूसरी लड़कियों के साथ अस्पष्ट बातें नहीं कर रहे हो। हालांकि तारा की स्थिति विशेष है, इसलिए उसके बारे में बात न करना ही बेहतर होगा। कबीर शर्मा ने सिर हिलाया। मीरा सिंघानिया को मैं जानती हूँ। मीरा सिंघानिया ने खुशी से कहा, छोटे शर्मा, कविता और मुझे दोनों को लगता है कि तारा के रंग रूप में सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि तारा से आपकी शादी करवाना बहुत सही फैसला था। कृपया तारा की अच्छी तरह से मदद करना जारी रखें। अगर तारा जाग जाती है तो मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूंगी। तुम्हारा एक बच्चा है, इसलिए तुम दोनों का साथ रहना पूरी तरह से संभव है। कबीर शर्मा ने सिर हिलाया। अगर तारा जाग जाती है तो हम कुछ महीनों के लिए साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि कुछ ही महीनों में वे तारा सिंघानिया का विश्वास पूरी तरह से जीत लेंगे। तब वह भावनात्मक मूल्य प्राप्त करना जारी रख सकेगा। मीरा सिंघानिया ने कहा, कुछ महीने बहुत कम समय है। अगर तारा को अक्ल आती है तो आप दोनों को कम से कम 1 साल साथ रहना चाहिए। अगर 1 साल बाद भी आपको लगता है कि रिश्ता नहीं चल पाएगा तो तलाक लेने में अभी देर नहीं हुई है। शादी कोई खेल नहीं है। कबीर शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मीरा सिंघानिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तारा को जल्द से जल्द जगा दूंगा। कबीर शर्मा चाहते थे कि तारा सिंघानिया 1 महीने के भीतर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर जाग जाए। ये जानना जरूरी है कि तारा सिंघानिया पहले से ही 6 या 7 महीने की गर्भवती थी। अगले 3 महीनों में तारा सिंघानिया बच्चे को जन्म देने के करीब होंगी। जैसे जैसे उसका पेट बढ़ता गया वैसे वैसे उसके जोखिम भी बढ़ते गए। छोटे शर्मा, सावधान रहना। ज़्यादा जोर से मत हिलाओ, भ्रूण को चोट मत पहुंचाओ। मीरा सिंघानिया को हल्की खांसी आई। कबीर शर्मा, क्या मीरा सिंघानिया को उनके और तारा सिंघानिया के बारे में कोई गलतफहमी थी? लेकिन इस मामले में स्पष्टीकरण देने जैसा कुछ नहीं था। वह जितना ज़्यादा समझाने लगता, स्थिति उतनी ही असहज होती जाती। वैसे भी वे पति पत्नी थे, इसलिए कुछ न कुछ होना स्वाभाविक था। मीरा सिंघानिया, मैं सावधान रहूंगी। मैं तारा से मिलने ऊपर जा रहा हूँ। कबीर शर्मा के बोलने के बाद वह तुरंत दूसरी मंजिल पर चले गए। तारा सिंघानिया आधी लेटी हुई बिस्तर पर थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं। कमरे में मौजूद आया कबीर शर्मा को अंदर आते देख पीछे हट गई। तारा, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई थी। तुम्हारे चेहरे की रंगत में थोड़ा सुधार हुआ है, उसे लगा कि हमने ऐसा किया है। कबीर शर्मा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके तारा सिंघानिया से संवाद किया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-3 मेरे माता पिता पहले ही हाई स्पीड ट्रेन में सवार हो चुके हैं। वे कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। मेरी बदसूरत बहू अपने ससुराल वालों से मिलने वाली है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 10 मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना जारी रखूँगा। तुमने अभी तक उस किताब का अधिकांश भाग नहीं सुना है जो मैंने आज सुबह तुम्हें पढ़कर सुनाई थी। कबीर शर्मा ने पास पड़ी एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद कबीर शर्मा ने किताब नीचे रख दी। तारा सिंघानिया की आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। दोपहर के भोजन का समय हो गया था और उन्हें खाना भी खाना था और लोगों को लेने के लिए हाई स्पीड रेल स्टेशन भी जाना था। पत्नी, मैं जा रहा हूँ। मुझे आपके ससुर और सास को लेने के लिए हाई स्पीड रेलवे स्टेशन जाना होगा।
कबीर शर्मा ने तारा सिंघानिया से कहा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3। तारा सिंघानिया की बची हुई अंतिम आध्यात्मिक शक्ति भी समाप्त हो गई थी। 1 घंटे से अधिक समय बाद कबीर शर्मा हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। लगभग आधे घंटे इंतजार करने के बाद उसके माता पिता बाहर आए। दोनों अपने साथ घर से कुछ स्थानीय व्यंजन लाए थे। माता पिता कबीर शर्मा ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। हम प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा अविश्वास भरी निगाहों से कबीर शर्मा को देख रहे थे। उनका बेटा इतना सुंदर कब हो गया? बेटे, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? सुनीता शर्मा ने संदेह भरे लहजे में पूछा। कबीर शर्मा, उसने अधीरता से कहा, माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन सी प्लास्टिक सर्जरी? मैं तो बस इस साल बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहा हूँ और साथ ही अब मैं जो कपड़े पहनता हूँ वे बहुत महंगे हैं। सुनीता शर्मा ने कहा, आपका बदलाव बहुत बड़ा है। कबीर शर्मा, लोग कपड़ों पर भरोसा करते हैं, बुद्ध सोने पर भरोसा करते हैं। मेरे इस पहनावे की कीमत 3-4 लाख है, इसका कुछ असर तो होना ही चाहिए, है ना? उसके माता पिता उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। उसे उन्हें मूर्ख बनाना था। पहले की तुलना में उनमें आया बदलाव वाकई मामूली नहीं था। 3 से 4 लाख। सुनीता शर्मा का ध्यान तुरंत दूसरी ओर केंद्रित हो गया। मीरा सिंघानिया ने लग्जरी स्टोर के मैनेजर को घर बुलाया था और मैंने 6 आउटफिट चुने जिनकी कुल कीमत 2 मिलियन थी। प्रति पोशाक औसतन 3 लाख से अधिक। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा स्तब्ध रह गए। लाखों की कीमत वाला पहनावा उनके लिए पूरी तरह से अकल्पनीय था। 1 घंटे बाद कबीर शर्मा और अन्य लोग आवासीय क्षेत्र के बाहर पहुंचे। कबीर शर्मा की आलीशान राइड हेलिंग कार परिसर में दाखिल हुई। प्रकाश शर्मा और अन्य लोगों ने कार की खिड़की से बाहर देखा। आस पड़ोस का वातावरण बहुत ही शानदार था। विला हरे भरे वातावरण के बीच बसे हुए थे। इस तरह कबीर शर्मा द्वारा निर्देशित कुछ ही देर में गाड़ी तारा सिंघानिया के विला के बाहर आकर रुक गई। कबीर शर्मा और अन्य लोग कार से बाहर निकल गए। विला के अंदर मौजूद चारों नैनी तुरंत बाहर आ गईं। नमस्कार श्रीमान शर्मा, श्रीमती शर्मा। चारों दाइयों ने एक साथ सिर झुकाया। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा थोड़े घबरा गए थे। उन्होंने ऐसा दृश्य केवल टीवी पर देखा था, वास्तविक जीवन में कभी नहीं। नमस्ते, दोनों ने तुरंत जवाब दिया। चारों नौकरानियों ने सामान अंदर ले जाने में मदद की। विला के अंदर पहुंचने पर प्रकाश शर्मा और बाकी लोग सतर्क हो गए। इस विला में रखी कई चीजें जाहिर तौर पर सस्ती नहीं थीं। श्रीमान शर्मा, श्रीमती शर्मा, कृपया चाय पीजिए। 2 दाई जल्दी से चाय के 2 कप लेकर आईं। धन्यवाद, प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा ने कुछ कड़े स्वर में कहा। कबीर शर्मा ने निर्देश दिया, मेघा, तुम सब पहले दूसरे काम निपटा लो। जी हाँ, श्री शर्मा। दोनों आयाओं ने बहाना बनाकर बैठक से बाहर निकल गईं। सुनीता शर्मा ने राहत की सांस ली। तुम बिगड़े लड़के, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। एक साधारण टैक्सी भी ठीक रहती, लेकिन तुमने मर्सिडीज ले ली। मैं कार में तुमसे कुछ कह भी नहीं सका। कबीर शर्मा, माँ, ये पैसे बचाए नहीं जा सकते। अगर आप एक साधारण टैक्सी में आई और यह बात लीक हो गई, तो मीरा सिंघानिया और अंकल जियांग की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। सुनीता शर्मा ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि उसकी बात में दम था। कबीर शर्मा हंसते हुए बोले, पापा, मम्मी, थोड़ा आराम कीजिए। एक बार आप यहाँ आ जाएं, तो इसे अपना घर ही समझिएगा। मीरा सिंघानिया ने कहा था कि यह विला अंततः मेरा ही होगा। प्रकाश शर्मा और अन्य लोगों ने कबीर शर्मा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। चलिए पहले तारा से मिलने चलते हैं। ठीक है। कबीर शर्मा अपने माता पिता को विला की दूसरी मंजिल पर ले गए और तारा सिंघानिया के कमरे में मौजूद दोनों आयाएं तुरंत वहां से चली गईं। तारा सिंघानिया को प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा ने देखा। तारा सिंघानिया बड़े से पलंग पर आधी लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। बेटा, तारा बहुत खूबसूरत है ना? सुनीता शर्मा ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा। वास्तव में 10 में से 7 अंक पाने वाली लड़की पहले से ही बहुत सुंदर थी। तारा सिंघानिया की खूबसूरती को 10 में से 9 अंक मिले। कबीर शर्मा, अच्छे जीन वाले अमीर लोगों का बदसूरत होना मुश्किल है। हालांकि धनवानों में भी तारा जैसी खूबसूरत मिलना बेहद दुर्लभ है। अफसोस की बात है कि भाग्य सुंदरियों से ईर्ष्या करता है। अब वह एक निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गई है।
वह अपनी आंखें खोल सकती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सुनीता शर्मा की आंखों में दया भाव झलक रहा था। प्रकाश शर्मा, बेटे, सिंघानिया परिवार इतना अमीर है, क्या तारा की हालत का इलाज करने का वाकई कोई तरीका नहीं है? कबीर शर्मा ने अपना सिर हिलाया। तारा की समस्या उसके दिमाग से जुड़ी है। उसके लिए ठीक होना आसान नहीं होगा, लेकिन पिछले 2 दिनों में तारा के रंग रूप में कुछ सुधार हुआ है। मुझे विश्वास है कि तारा भविष्य में निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। कबीर शर्मा बोलते समय बिस्तर के पास बैठे थे। उन्होंने तारा सिंघानिया का हाथ पकड़ लिया। तारा, मेरे माता पिता तुमसे मिलने आए हैं। वे बिस्तर के ठीक बगल में हैं। बोलते समय कबीर शर्मा ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 7। सुनीता शर्मा ने कहा, बेटा, तारा गर्भवती है, क्या बच्चा ठीक है? बच्चा कितने महीने का है? अगर प्रसव के समय तक तारा होश में नहीं आई, तो क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होगा? कबीर शर्मा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तारा पहले से ही 6 या 7 महीने की गर्भवती है। आदर्श रूप से, तारा 1 महीने के भीतर ठीक हो सकती है। उसे हर हाल में 3 महीने के भीतर होश में आना होगा, अन्यथा जोखिम बहुत अधिक होगा। प्रकाश शर्मा की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। जो व्यक्ति लगभग आधे साल से कोमा जैसी स्थिति में है और लेटा हुआ है, उसके लिए 3 महीने में ठीक होना शायद आसान काम नहीं होगा। सांस। प्रकाश शर्मा ने आह भरी। कबीर शर्मा मुस्कुराए और बोले, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि तारा 3 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। कबीर शर्मा को अपनी ताकत और सिस्टम पर पूरा भरोसा था। तारा, लगभग 4 बज गए हैं। जल्द ही मैं और मेरे माता पिता आपके माता पिता के घर रात के खाने पर जाएंगे, ठीक है? घर पर अच्छी बच्ची बनकर रहना। कबीर शर्मा ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके तारा सिंघानिया से संवाद किया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 6। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3। कबीर शर्मा खड़े हुए और बोले, पापा, मम्मी, चलिए बाहर चलते हैं। मैं आपको इस विला का भ्रमण कराता हूँ। इस विला को तारा के डिज़ाइन के अनुसार सजाया गया है। हम, प्रकाश शर्मा और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे बाहर चले गए। तारा सिंघानिया को उस हालत में देखकर उन्हें भी दुख हुआ। तारा सिंघानिया अब उनकी बहू थी और वह अपने गर्भ में किन परिवार के खून के रिश्ते को भी धारण किए हुए थी। यह मेरा बेडरूम है। यह अध्ययन कक्ष है। ऊपर तारा का योग कक्ष, पियानो कक्ष आदि हैं। तहखाने में जिम, होम थिएटर आदि हैं। कबीर शर्मा, प्रकाश शर्मा और अन्य लोगों को सैर पर ले गए। बेटे, इस विला की कीमत कितनी है? सुनीता शर्मा ने धीमी आवाज में पूछा। कबीर शर्मा, मैंने पहले ही मकानों की कीमतें देखी थीं। इस प्लॉट के क्षेत्रफल के हिसाब से कीमत लगभग 30 से 40 मिलियन होनी चाहिए। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा, उनके लिए करोड़ों की संख्या एक खगोलीय आंकड़ा थी। प्रकाश शर्मा चलकर आए और जिम का दरवाजा बंद करते हुए बोले, बेटे, हम और सिंघानिया परिवार बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं। भले ही तुम्हारी और तारा की शादी संयोगवश ही क्यों न हुई हो, भविष्य में आप दोनों के तलाक होने की संभावना भी बहुत अधिक है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। कबीर शर्मा ने अपने माता पिता की ओर देखा। पिताजी, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। आपको इसे गुप्त रखना होगा। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा दोनों ने कबीर शर्मा की ओर देखा। कबीर शर्मा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला। उसकी हथेली में सिक्का उछल पड़ा। ये प्रकाश शर्मा और अन्य लोग सिक्के को हैरानी से देखते रह गए। कबीर शर्मा ने सिक्के को नियंत्रित करके उसे अपने चारों ओर घुमाया। कुछ क्षण बाद कबीर शर्मा ने सिक्का एक तरफ रख दिया और कहा, पिताजी, आपने देखा ही होगा, मेरे पास महाशक्तियां हैं। मेरी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है और ये तारा की मदद कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के पास महाशक्तियां हैं, और न ही मुझे पता है कि देश महाशक्तियों वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। सुनीता शर्मा के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। क्या उन्हें पकड़ा जाएगा और प्रयोगशाला के चूहों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? प्रकाश शर्मा ने पूछा, इसके बारे में और किसी को नहीं पता, है ना? कबीर शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, किसी और को नहीं पता। यहाँ तक कि अंकल जियांग और मीरा सिंघानिया को भी अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। मेरी योजना चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने और चुपचाप तारा का इलाज करने की है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तारा और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा ने सिर हिलाया। कबीर शर्मा ने आगे कहा, मेरी सेहत काफ़ी अच्छी है। अगर तारा जाग जाती है तो हम दोनों का साथ होना पूरी तरह संभव है। पापा, आपको इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा आपस में तालमेल नहीं बैठता और हम तलाक ले लेते हैं, तब भी अपनी ताकत के दम पर मैं एक बच्चे के साथ भी बहुत अच्छे से रह सकती हूँ। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित थे। मानसिक क्षमताओं के बारे में बात करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इस व्यवस्था के अस्तित्व के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं की जानी थी। बेटा, हम इसे गुप्त रखेंगे। चूंकि आपके पास अपनी ताकत और योजनाएं हैं, इसलिए हमें राहत मिली है। प्रकाश शर्मा ने गहरी आवाज में कहा। सुनीता शर्मा, बेटे, क्या तुम वाकई तारा को बचा सकते हो? तारा कोमा में चली गई है और अभी भी गर्भवती है, उसके लिए यह बहुत मुश्किल है। कबीर शर्मा, मेरे पास 70 से 80% संभावना है। मैं इस तरह की चीज़ के लिए 100% गारंटी नहीं दे सकता। सुनीता शर्मा ने राहत की सांस ली। 70 से 80% संभावना पहले से ही बहुत अधिक थी। प्रकाश शर्मा ने कबीर शर्मा को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, अपनी विशेष क्षमता का सामान्य रूप से उपयोग न करना ही बेहतर है। तुम नहीं चाहोगे कि पकड़े जाओ और किसी पर प्रयोग किए जाओ। देश शायद ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कुछ निजी अनुसंधान संस्थान ऐसा कर सकते हैं। विदेशी फिल्मों में इस तरह की कहानियां होती हैं। कबीर शर्मा हंसते हुए बोले, पिताजी, मुझे पता है। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं सावधानी से काम लूंगा। प्रकाश शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। इस क्षमता से अन्य लाभ भी मिलते हैं। क्या फायदे हैं? प्रकाश शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। कबीर शर्मा ने कहा, अब मैं किसी भी चीज़ को एक बार पढ़कर याद कर लेता हूँ। अफसोस की बात है कि यह क्षमता मुझ में पहले नहीं थी, वरना मैं सिर्फ एक साधारण प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में ही नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में दाखिला पा सकता था। किसी चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद याद कर लेना। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा को गहरा सदमा लगा। कबीर शर्मा ने एक सिक्के को उनके चारों ओर घुमाया, जिसे उन्होंने केवल एक तरह का करतब समझा, जो कि बाजीगरी के समान था। लेकिन वे जानते थे कि किसी चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद उसे याद कर लेना कितना अद्भुत होता है। बेटे, क्या तुम सच में गंभीर हो? सुनीता शर्मा ने उत्साह से कहा। कबीर शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सचमुच एक बार पढ़ने के बाद ही चीज़ें याद कर लेता हूँ। अब मैं लगभग 10 मिनट में पूरी किताब पढ़ लेता हूँ, और ज़्यादातर किताबों को मैं पढ़ने के बाद जल्दी समझ भी लेता हूँ। माँ, अगर भविष्य में कोई इसके बारे में पूछे तो बस इतना कह देना कि मैं बचपन से ही बहुत तेज पढ़ता रहा हूँ। इससे उन्हें यह नहीं लगेगा कि मुझ में कोई विशेष क्षमता जागृत हो गई है। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा ने सिर हिलाया। सुनीता शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम बचपन से ही तेज पढ़ने वाले रहे हो तो बेहतर स्कूल में दाखिला क्यों नहीं लिया? कबीर शर्मा ने एक पल सोचा। बस उन्हें बता देना कि मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं था। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, अगर आपको पढ़ाई में रुचि नहीं है तो आपकी बुद्धिमत्ता बेकार है। सुनीता शर्मा ने सिर हिलाया। प्रकाश शर्मा ने कहा, बेटा, हम कब जा रहे हैं? देखो हमने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या ये सिंघानिया परिवार से मिलने के लिए उपयुक्त हैं? कबीर शर्मा ने प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा की ओर देखा। उन्होंने पहले ही अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश कर ली थी। वे उपयुक्त हैं। पापा, मम्मी, बस आप जैसे हैं वैसे ही रहें। मेरी ताकत के साथ हमें सिंघानिया परिवार की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तारा और मैं तलाक भी ले लेते हैं तो भी भविष्य में हमारे परिवार की स्थिति खराब नहीं होगी। कबीर शर्मा ने हंसते हुए कहा। सुनीता शर्मा ने कहा, बेटे, अपनी क्षमताओं को लेकर इतना घमंड मत करो। अगर तारा जाग जाए तो उसके साथ मिलकर एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करना। तुम्हारे पास पहले से ही एक बच्चा है। कबीर शर्मा ने सिर हिलाया। उसका सिस्टम केवल तारा सिंघानिया से ही जुड़ सकता था और वह केवल उसी से भावनात्मक लाभ प्राप्त कर सकता था, इसलिए जाहिर है कि उसे इसे लॉक करना पड़ा। अगर तारा सिंघानिया चाहती भी तो उसके लिए उसे आसानी से छोड़ना असंभव होता। धीरे धीरे समय 5 बज गया। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा पहले ही करीब 1 घंटे आराम कर चुके थे।
बाहर एक लंबी रोल्स रॉयस आकर रुकी। कबीर शर्मा उठे और उन्होंने देखा कि राजवर्धन सिंघानिया कार से बाहर निकल रहे हैं। पिताजी, माताजी, चाचा जियांग यहाँ हैं, कबीर शर्मा ने कहा। वह झटपट विला का मुख्य दरवाजा खोलने गया। राजवर्धन सिंघानिया बाहर से अंदर आए और जोर से हंसते हुए बोले, मेरे ससुराल वालों, नमस्कार, आपने लंबा सफ़र तय किया है। मेरे ससुर जी, नमस्कार नमस्कार। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा ने तुरंत जवाब दिया। राजवर्धन सिंघानिया ने प्रकाश शर्मा से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ससुर, तारा और कबीर शर्मा की शादी के बारे में आपसे पहले ही चर्चा कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कबीर शर्मा खुद शायद थोड़े असमंजस में थे। उन्होंने कहा कि वे आपको थोड़ी देर बाद बताना चाहते हैं। प्रकाश शर्मा ने कहा, कोई बात नहीं, बाद में पता चलने पर भी वही बात होती है। मेरे ससुर कबीर शर्मा और तारा के साथ एक अप्रत्याशित घटना घटी और इसके लिए हमारा परिवार ही जिम्मेदार है। राजवर्धन सिंघानिया ने सिर हिलाया। यह महज एक दुर्घटना थी। मुझे उम्मीद है कि उस दुर्घटना से एक अच्छा वैवाहिक जीवन संभव हो सकेगा। प्रकाश शर्मा ने सिर हिलाया। उनमें से कुछ लोग बैठ गए। राजवर्धन सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, मेरे ससुराल वाले, यंग शर्मा और तारा शादीशुदा हैं। वही इस घर के मुखिया हैं। जब आप यहाँ आएं तो इसे अपने घर की तरह समझें। भविष्य चाहे जो भी हो, यह विला अब से यंग शर्मा का होगा। प्रकाश शर्मा ने तुरंत कहा, मेरे ससुर जी, ये बर्दाश्त से बाहर है। इस विला की कीमत करोड़ों में है। कबीर शर्मा इतना महंगा विला कैसे स्वीकार कर सकते हैं? राजवर्धन सिंघानिया ने हाथ उठाया। मेरे ससुर जी, मेरी बात सुनिए। अगर छोटा शर्मा तारा को जगाने में मदद करता है तो उसे विला देना बिल्कुल सही होगा। अगर तारा इस मुश्किल दौर से नहीं उबर पाती है तो छोटे शर्मा और बच्चे को रहने के लिए जगह चाहिए होगी। प्रकाश शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। जब राजवर्धन सिंघानिया ने इस तरह से बात कही तो वह कुछ नहीं कह सका। मेरे ससुराल वालों, कृपया एक पल रुकिए। मैं तारा से मिलने ऊपर जाऊंगी और फिर हम रवाना हो जाएंगे। राजवर्धन सिंघानिया खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है। राजवर्धन सिंघानिया तुरंत ऊपर स्थित तारा सिंघानिया के कमरे में गए। उन्हें तारा सिंघानिया की पिछली स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी। अब उसे देखकर राजवर्धन सिंघानिया की आंखें चमक उठीं। उन्होंने गौर किया कि तारा सिंघानिया के रंग रूप में वाकई काफी सुधार हुआ था। युवा शर्मा, शानदार शानदार। कुछ ही दिनों में तारा के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। राजवर्धन सिंघानिया ने प्रसन्न होकर कहा। कबीर शर्मा उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया था। कबीर शर्मा ने कहा, अंकल जियांग, तारा का रंग रूप तो बेहतर हो गया है, लेकिन उसकी ब्रेनवेव्स और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। धीमी गति से ले। राजवर्धन सिंघानिया ने कहा, यह अच्छी बात है कि सुधार हो रहा है। अपने माता पिता को इंतजार मत कराओ। चलो नीचे चलते हैं। कुछ ही देर में कबीर शर्मा और बाकी लोग रोल्स रॉयस में बैठ गए। कबीर शर्मा और उनके माता पिता पीछे की सीट पर बैठे और राजवर्धन सिंघानिया आगे की यात्री सीट पर बैठे। वे लगभग 20 मिनट में पहुंच गए। तारा सिंघानिया का विला पहले से ही काफी बड़ा था। राजवर्धन सिंघानिया का विला तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। कबीर शर्मा ने अनुमान लगाया कि इस विला का भवन क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक था। विला के चारों ओर एक बहुत बड़ा बगीचा भी था। मेरे ससुर जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मीरा सिंघानिया विला से बाहर आई और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मेरे ससुर जी, नमस्कार। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा ने भी तुरंत उनका अभिवादन किया। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद कबीर शर्मा और अन्य लोग विला में प्रवेश कर गए। कबीर शर्मा ने अपने द्वारा खरीदे गए कुछ उपहार नीचे रख दिए। उन्होंने चारों ओर देखा। राजवर्धन सिंघानिया के विला की सजावट काफी पुरानी थी। मेरे ससुर जी, कृपया बैठ जाए। लगभग आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। मीरा सिंघानिया मुस्कुराईं और उन्होंने प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा को बैठने के लिए आमंत्रित किया। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा थोड़े असहज नजर आए। अपने बेटे में विशेष क्षमताओं के बारे में जानते हुए भी सिंघानिया परिवार की सैकड़ों अरबों की संपत्ति उन पर काफी दबाव डालती है। हालांकि कबीर शर्मा को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास धोखाधड़ी जैसी प्रणाली थी, उसे इतना आत्मविश्वास था।
मेरे ससुराल वालों, कबीर शर्मा और तारा ने अभी सिर्फ शादी का पंजीकरण कराया है। तारा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शादी नहीं हो सकती। हमारा यही विचार है, फिलहाल हम चीज़ों को यथास्थिति में रहने देंगे। अगर तारा जाग जाती है तो हम उन्हें कुछ समय के लिए अनुकूल होने का मौका देंगे। अगर दोनों को लगता है कि यह उचित है तो हम आधिकारिक तौर पर शादी कर लेंगे। आपकी क्या राय है? मीरा सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रकाश शर्मा ने भी सहमति में सिर हिलाया। कबीर शर्मा ने पूछा, मीरा सिंघानिया, क्या मैं तारा के कमरे में जाकर देख सकता हूँ? आप उसके पति हैं, बेशक आप ऐसा कर सकते हैं। शांति, कृपया छोटे शर्मा को तारा के कमरे में ले जाओ। पास ही खड़ी एक आया ने आदरपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, जी महोदया। श्री शर्मा, कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको वहां ले जाऊंगी। कबीर शर्मा नैनी के पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर स्थित तारा सिंघानिया के कमरे में चले गए। उस कमरे में आधे साल से ज्यादा समय से कोई नहीं रहा था, लेकिन कमरा एकदम साफ सुथरा था। तारा ने शुरू में घर से बाहर जाने के बारे में क्यों सोचा? ये जगह काफी अच्छी है। कबीर शर्मा ने तारा सिंघानिया के कमरे में चारों ओर देखा और पूछा। कबीर शर्मा को लाने वाली आया, जिसका नाम नस शांति था, ने कहा, मालिक और मालकिन के बहुत सारे दोस्त हैं और लोग अक्सर घर आते रहते हैं। मालकिन को शांति पसंद है और उन्हें परेशान किया जाना पसंद नहीं है। इसलिए मिस ने ग्रेजुएशन के बाद घर छोड़ दिया। कबीर शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। आप बाहर जा सकते हैं, मैं बस आसपास देख लेता हूँ। ठीक है। चैप्टर 18, राजवर्धन सिंघानिया का शक। आधा घंटा पलक झपकते ही बीत गया। कबीर शर्मा तारा सिंघानिया के कमरे से बाहर निकले और नीचे चले गए। कबीर शर्मा के माता पिता और तारा सिंघानिया के माता पिता आपस में काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रहे थे। छोटे शर्मा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। खाना तैयार है, मीरा सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मीरा सिंघानिया। कबीर शर्मा ने जल्दी से हाथ धोए और भोजन कक्ष में चले गए। वे 5 ही लोग थे, कबीर शर्मा और उनके माता पिता, और मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। ससुराल वालों, कृपया बैठ जाए। छोटे शर्मा, तुम भी बैठो। राजवर्धन सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। 2 आयाओं ने कबीर शर्मा और बाकी लोगों के लिए शराब परोसी। राजवर्धन सिंघानिया ने अपना गिलास उठाते हुए कहा, ससुराल वालों, आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और कड़ी मेहनत की है। ये गिलास सबसे पहले आपके लिए है। ससुराल वालों, आप बहुत दयालु हैं। प्रकाश शर्मा ने तुरंत जवाब दिया। कुछ दौर की ड्रिंक्स के बाद राजवर्धन सिंघानिया ने कबीर शर्मा से कहा, छोटे शर्मा, कल मुझे तुम्हें कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलवाना है। मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। चाचा जियान, कृपया बोलिए। राजवर्धन सिंघानिया ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, खबर फैल चुकी है, इसलिए काफ़ी लोग आएंगे और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें मूल रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, तारा के दादाजी। कबीर शर्मा स्तब्ध रह गए। राजवर्धन सिंघानिया ने प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा की ओर देखते हुए कहा, ससुराल वालों, आपको भी कुछ जानना चाहिए, क्योंकि तब कोई आपको ढूंढने आ सकता है। मेरे पिता कबीर शर्मा और तारा की शादी को मंजूरी नहीं देते। प्रकाश शर्मा और अन्य लोगों के भावों में थोड़ा बदलाव आया। राजवर्धन सिंघानिया ने आगे कहा, मेरे 2 बड़े भाई हैं। मेरे बड़े भाई के 2 बेटे हैं और मेरे दूसरे भाई का 1 बेटा और 1 बेटी है। मेरे पिता लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक पसंद करते हैं और वे अपने तीनों पोतों को बहुत महत्व देते हैं। तारा एक लड़की है। मेरे बड़े भाई और छोटे भाई भी काफ़ी धनी हैं, लेकिन मेरे मुकाबले उनकी दौलत कुछ भी नहीं है। मेरे बड़े भाई के पास करोड़ों रुपए हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास सिर्फ 300 से 500 करोड़ रुपए हैं। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा ने दबी आवाज में हैरानी जताई। केवल 300 से 500 मिलियन। मेरे पिता को उम्मीद है कि मैं भविष्य में अपनी अधिकांश संपत्ति तारा को देने के बजाय अपने 3 भतीजों को दूंगा और तारा के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मीरा सिंघानिया ने कहा, बेशक हम सहमत नहीं हैं। हमारी एक बेटी है, तो भविष्य में ये संपत्ति हमारे भतीजों को क्यों मिलनी चाहिए? तारा की दुर्घटना से पहले भी हमारे बीच कई बार बहस हुई थी। प्रकाश शर्मा और अन्य लोगों ने चुपके से सिर हिलाया।
एक अमीर परिवार का ऐसा झगड़ा। कबीर शर्मा का दिल हिल गया। क्या तारा सिंघानिया के उस साधारण से गिरने के पीछे कुछ छिपे हुए रहस्य हो सकते हैं जिसने उन्हें कोमा जैसी स्थिति में पहुंचा दिया? उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन अब कबीर शर्मा को पता चल गया था कि दुनिया में एस्पर मौजूद हैं। क्या गिरने के समय किसी एस्पर ने उसके साथ छेड़छाड़ की होगी? साथ ही तारा सिंघानिया के साथ बिताई गई वह अप्रत्याशित रात क्या महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि तारा सिंघानिया की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का एक प्रयास हो सकती थी? उन्हें अब याद आया कि तारा सिंघानिया की हालत थोड़ी खराब थी। शायद ये सिर्फ नशे में होने का मामला नहीं था। अगर तारा सिंघानिया ने नशे की हालत में उसके साथ संबंध बनाए थे और अगर यह मामला सामने आया तो ये तारा सिंघानिया पर एक बड़ा धब्बा होगा, चाहे वह शादी करना चाहती हो या समूह को नियंत्रित करना चाहती हो। हालांकि राजवर्धन सिंघानिया ने इस पर कोई खास हंगामा नहीं किया। घटना के बाद उन्होंने कबीर शर्मा को नौकरी से निकाल दिया। यदि एक योजना विफल हो जाती है तो दूसरा पक्ष कोई और दुर्भावनापूर्ण योजना लेकर आ सकता है। तारा सिंघानिया का गिरना शायद कोई दुर्घटना नहीं थी। ससुराल वालों, क्या आप समझते हैं? प्रकाश शर्मा और अन्य लोगों को चुप देखकर राजवर्धन सिंघानिया ने पूछा। प्रकाश शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। कई पिछली पीढ़ियों में लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि आपके पिता लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता देते हैं, तो आपने उस समय एक और बच्चा क्यों नहीं पैदा किया? आपके परिवार को वास्तव में एक शाही सिंहासन विरासत में मिलने वाला है। राजवर्धन सिंघानिया ने आह भरी। हम पहले एक और बच्चा चाहते थे, लेकिन हम एक और बच्चा नहीं कर पाए। जांच के नतीजों से पता चला कि यह मेरे शरीर में कोई समस्या थी। कबीर शर्मा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या राजवर्धन सिंघानिया के स्वास्थ्य के खिलाफ भी किसी ने साजिश रची हो सकती है? यदि ऐसा है तो ये स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लेकिन सबूतों के अभाव में वह अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था। अगर वह कुछ कहता तो उस पर राजवर्धन सिंघानिया, उसके पिता और उसके भाइयों के बीच फूट डालने का संदेह होता। यदि वह राजवर्धन सिंघानिया और उनके बीच फूट डालने में सफल हो जाता है तो भविष्य में वह सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है। राजवर्धन सिंघानिया भी इस बिंदु पर विचार करेंगे। छोटे शर्मा, कल कुछ लोग बहुत असभ्य हो सकते हैं। आपको कुछ कष्ट सहने पड़ सकते हैं। मीरा सिंघानिया ने कबीर शर्मा की ओर देखकर कहा। अगर उनका सामना बाहरी लोगों से होता तो वे कबीर शर्मा की मदद कर सकते थे, लेकिन क्या होगा अगर राजवर्धन सिंघानिया के पिता, बड़े भाई या दूसरे भाई कबीर शर्मा को निशाना बना रहे हों? तब उनके लिए कार्रवाई करना वाकई मुश्किल होगा। कबीर शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मीरा सिंघानिया, मैं समझता हूँ। अगर कोई बड़ा मुझसे कुछ कहता है तो मुझे थोड़ी बहुत ठेस पहुँचने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मेरी ही पीढ़ी का कोई व्यक्ति मुझे निशाना बना रहा है तो मैं भी विनम्र नहीं रहूँगा। राजवर्धन सिंघानिया, छोटे शर्मा, अगर तुम्हारी पीढ़ी का कोई व्यक्ति तुम्हें निशाना बनाए तो पलटवार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बड़ा तुम्हें निशाना बनाए और हद से ज़्यादा आक्रामक हो जाए तो तुम भी उन्हें पूरी तरह से गलत साबित कर सकते हो। ये तो बस मेरे पिता हैं, उनकी उम्र लगभग 80 साल है। कबीर शर्मा ने तुरंत कहा, चाचा जियान, कृपया निश्चिंत रहें। बूढ़े सिंघानिया बहुत बूढ़े हैं और वे तारा के दादा भी हैं। मैं स्वाभाविक रूप से बूढ़े सिंघानिया से बहस नहीं करूंगा। राजवर्धन सिंघानिया ने सिर हिलाते हुए कहा, छोटे शर्मा, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। कबीर शर्मा ने झटपट राजवर्धन सिंघानिया के साथ गिलास टकराए। ससुराल वालों, कृपया हमारे परिवार की छोटी मोटी बातों के लिए हमें क्षमा करें। राजवर्धन सिंघानिया ने प्रकाश शर्मा और अन्य लोगों की ओर देखकर कहा। प्रकाश शर्मा, मैं समझता हूँ, इस तरह की घटनाएं बहुत आम हैं। आपके जैसे धनी परिवारों की तो बात ही छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी कई घटनाएं होती हैं। बेटा, कल शिष्टाचार का ध्यान रखना। कबीर शर्मा ने सिर हिलाया। पिताजी, मुझे पता है। चाचा जियान, क्या कल मुझे किसी और बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है? राजवर्धन सिंघानिया, एक और बात ध्यान देने वाली है। अगर कोई पूछे तो बस इतना कह देना कि तुम और तारा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और हमने तुम दोनों का विरोध किया, इसलिए तुमने चुपके से डेटिंग शुरू कर दी। उस दिन तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और अपनी सारी झिझक छोड़ दी। तारा के गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारे प्रेम का फल है।
कबीर शर्मा ने सिर हिलाया। मीरा सिंघानिया ने आगे कहा, हम सबको बताएंगे कि तारा बहुत पहले से आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन हमने इसका विरोध किया, इसलिए उसने शादी नहीं की। अब जब वह इस हालत में है तो हम उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। कबीर शर्मा ने फिर सिर हिलाया। मीरा सिंघानिया, छोटे शर्मा, आज कम पियो। कल कुछ लोग तुम्हें ज़रूर शराब पिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आज तुम ज़्यादा पी लोगे तो कल तुम्हारी शराब सहने की क्षमता काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है। कबीर शर्मा के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसे अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। पहले की तुलना में उनकी शराब सहने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। उनकी वर्तमान सहनशीलता के अनुसार उस रात कंपनी की वार्षिक बैठक में उन्होंने जितनी शराब पी थी, उससे उन्हें ज़रा भी नशा नहीं होता। फिर तारा सिंघानिया के साथ संबंध बनाते समय वह नशे का नाटक कर रहा था। बेशक उस समय वह नशे का नाटक नहीं कर रहा था, लेकिन अगर राजवर्धन सिंघानिया को पता होता कि उनकी शराब सहन करने की क्षमता कितनी अच्छी है, तो वे निश्चित रूप से सोचते कि कबीर शर्मा उस रात नशे में नहीं थे। चाचा जियांग को ये बात देर सवेर समझ ही आएगी। कबीर शर्मा ने दबे स्वर में भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है कि मुझे अंकल जियांग और अन्य लोगों के सामने अपनी क्षमताओं के बारे में थोड़ा और ईमानदार होने की ज़रूरत है। राजवर्धन सिंघानिया ने प्रकाश शर्मा के लिए एक और गिलास शराब डाली और कहा, साले साहब, छोटा शर्मा ज़्यादा शराब नहीं पी सकता, लेकिन मैं आपके साथ अच्छी तरह पी सकता हूँ। मेरे ससुराल वालों, मेरी शराब सहन करने की क्षमता औसत है। मैंने काफ़ी पी लिया है। प्रकाश शर्मा ने तुरंत जवाब दिया। शराब सहन करने की क्षमता। राजवर्धन सिंघानिया स्तब्ध रह गए। उन्होंने कबीर शर्मा की ओर देखा। उनकी जांच के नतीजों से पता चला कि कबीर शर्मा ने वार्षिक बैठक में काफ़ी शराब पी थी, लेकिन अगर इसे बाईजीयू में परिवर्तित किया जाए तो यह निश्चित रूप से आधे किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। कबीर शर्मा ने कुछ दिन पहले 7 या 8 ताइल पानी पिया था और वह बिल्कुल ठीक थे। अरे नहीं, अंकल जियांग को पता चल गया। कबीर शर्मा ने मन ही मन सोचा। उनकी प्रबल मानसिक शक्ति ने यह महसूस किया कि राजवर्धन सिंघानिया की नज़र कहीं और थी। राजवर्धन सिंघानिया खाना खाते रहे, उनके चेहरे के भावों को समझना मुश्किल था। वह इसे छिपाने में बहुत माहिर था, लेकिन कबीर शर्मा अपनी एस रैंक की मानसिक शक्ति के बल पर राजवर्धन सिंघानिया के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अंततः भोजन समाप्त हो गया। प्रकाश शर्मा ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, इसलिए वह वहीं बैठकर चाय पी रहे थे और आराम कर रहे थे। सुनीता शर्मा और मीरा सिंघानिया ने बातचीत की। राजवर्धन सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, छोटे शर्मा, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। राजवर्धन सिंघानिया कबीर शर्मा को भूमिगत गराज में ले गए। उनका भूमिगत गराज तापमान और आर्द्रता नियंत्रित था, जिसमें लगभग 1 दर्जन कारें खड़ी थीं। ये सभी कारें राजवर्धन सिंघानिया के संग्रह का हिस्सा थीं। छोटे शर्मा, तुम्हें जो भी कार पसंद हो ले लो। जब मैं छोटा था मुझे कारों से बहुत प्यार था, लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो उनमें मेरी रुचि कम हो गई है। राजवर्धन सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर शर्मा ने राजवर्धन सिंघानिया की ओर देखा। राजवर्धन सिंघानिया भले ही मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वे खुश नहीं थे। उनकी मुस्कान दूसरों को धोखा दे सकती थी, लेकिन उन्हें नहीं। चाचा जियांग, क्या आप एस्पस के बारे में जानते हैं? कबीर शर्मा ने पूछा। राजवर्धन सिंघानिया चौंक गए। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। नित्या आपके घर गई थी, क्या उसने आपको इसके बारे में बताया था? कबीर शर्मा ने अपना सिर हिलाया। चाचा जियांग, आपने खाने के दौरान कुछ सोचा था, है ना? राजवर्धन सिंघानिया की आंखें झुक गईं। मुझे खाने के दौरान एक बात सूझी। आपकी शराब सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी है। तारा की कंपनी की वार्षिक बैठक में आपने बहुत शराब पी थी, फिर भी आपको पूरी तरह होश में रहना चाहिए था। कबीर शर्मा, चाचा जियांग, भले ही आपकी शराब सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी हो, क्या आप उस स्थिति में जानबूझकर नशे में होने का नाटक करेंगे? राजवर्धन सिंघानिया। कबीर शर्मा ने हल्की खांसी करते हुए कहा, अंकल जियांग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं उस समय सचमुच नशे में था। राजवर्धन सिंघानिया ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, छोटे शर्मा, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शराब सहने की क्षमता अचानक बहुत बढ़ गई है? चाचा जियांग, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया।
कबीर शर्मा ने गंभीरता से कहा, मेरी शराब सहने की क्षमता वाकई आसमान छू रही है। राजवर्धन सिंघानिया का मुंह घूम गया। क्या आपको मेरा पहला सवाल याद है? राजवर्धन सिंघानिया, आपने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे एस्पर्स के बारे में पता है। छोटे शर्मा, क्या तुम एस्पर हो? कबीर शर्मा मुस्कुराए। चाचा जियांग, जीवन कितना अद्भुत है। मैं पहले एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, दिन रात मेहनत करता था और महीने में केवल 4-5 हजार रुपये कमाता था। तारा से शादी करने के बाद मुझे एस्पर शक्तियाँ प्राप्त हुईं और शराब के प्रति मेरी सहनशीलता में भी सुधार हुआ। राजवर्धन सिंघानिया ने कबीर शर्मा की ओर देखा। छोटे शर्मा, क्या तुम अपनी एस्पर क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हो? कबीर शर्मा ने अपनी जेब से फोन निकाला। अपनी मानसिक शक्ति के नियंत्रण में आकर फोन ऊपर की ओर उड़ गया। ये राजवर्धन सिंघानिया तैरते हुए फोन को खाली निगाहों से घूरते रहे। कबीर शर्मा ने फोन को नियंत्रित करते हुए उसे अपने चारों ओर एक घेरे में घुमाया। अंकल जियांग, मैं अपनी कसम खाता हूँ, मैं सचमुच पहले नशे में था। मेरी सेहत में अभी हाल ही में सुधार हुआ है। राजवर्धन सिंघानिया ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे आप पर विश्वास है। अगर तुम्हारे पास पहले ऐसी ताकत होती तो तुम बहुत पहले ही दौलत कमा चुके होते। कबीर शर्मा, चाचा जियांग, तारा के रंग रूप में सुधार हुआ है क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से हर दिन अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उससे संवाद कर रहा हूँ। राजवर्धन सिंघानिया की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साह से कहा, क्या तुम तारा से बात कर सकते हो? कबीर शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, फिलहाल यह एक तरफा संचार है। तारा मेरे द्वारा भेजी गई कुछ जानकारी प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति अभी इतनी कमजोर है कि वह मुझे संदेश नहीं भेज सकती। हालांकि मेरी मानसिक शक्ति से प्रेरित होकर तारा की मानसिक शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रही है। राजवर्धन सिंघानिया ने गहरी सांस ली। ये बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि आप दोनों को शादी करने देना बिल्कुल सही फैसला था। कबीर शर्मा, चाचा जियांग, आपको इसे मेरे लिए गुप्त रखना होगा। मेरी एस्पर शक्तियाँ अभी अभी जागृत हुई हैं और मेरी ताकत अभी भी बढ़ रही है। मैं फिलहाल नहीं चाहता कि बाहरी दुनिया को पता चले कि मैं एक एस्पर हूँ। राजवर्धन सिंघानिया ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रहस्य जरूर रखूंगा। मैं मीरा सिंघानिया को भी नहीं बताऊंगी। इस समय राजवर्धन सिंघानिया के चेहरे पर गंभीरता आ गई। छोटे शर्मा, चूंकि तुम एस्पर बन गए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तारा का पतन किसी खास एस्पर द्वारा गुप्त रूप से रचा गया हो सकता है? कबीर शर्मा ने एक पल सोचा और कहा, ऐसी संभावना है। एक शक्तिशाली एस्पर के लिए गुप्त रूप से चीजों में हेरफेर करना मुश्किल नहीं है। राजवर्धन सिंघानिया ने गहरी सांस ली। उन्हें काफी समय से इस बात का संदेह था, लेकिन शक मात्र था, उसके पास कोई सबूत नहीं था। छोटे शर्मा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। अगर भविष्य में तुम्हारी एस्पर शक्तियां शक्तिशाली हो जाएं, तो इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाना। राजवर्धन सिंघानिया ने गहरी आवाज में कहा। कबीर शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, चाचा जियांग, मैं जांच करूंगा। भले ही आप कुछ न कहें, तारा की सुरक्षा के लिए मैं पता लगाऊंगा। अगर तारा जाग गई तो दूसरा पक्ष फिर से हमला कर सकता है। राजवर्धन सिंघानिया के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। छोटे शर्मा, चलो अब उस बारे में और बात नहीं करते। इनमें से जो भी कार आपको पसंद आए वह आपकी हो जाएगी। कबीर शर्मा की नज़र कारों पर घूम पड़ी। सस्ती कारों की कीमत भी कई मिलियन थी और महंगी कारों की कीमत करोड़ों में थी। चाचा जियांग, क्या मैं इन सभी को देख सकता हूँ? बिल्कुल। कबीर शर्मा ने एक एक करके हर कार की प्रशंसा की। अंत में कबीर शर्मा एक पोर्श 918 के सामने रुक गए। चाचा जियांग, अगर आप इसे देने के लिए तैयार हैं तो मैं इसे चुनूंगा। कबीर शर्मा ने हंसते हुए कहा। ये पोर्श 918 रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन अन्य कारों की तुलना में ये पहले से ही अपेक्षाकृत उपयुक्त थी। राजवर्धन सिंघानिया, छोटे शर्मा, बेशक मैं इसे आपसे अलग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसी सुपर कार को संभालना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद से गाड़ी नहीं चलाई है, क्या आप इसे चला सकते हैं? कबीर शर्मा मुस्कुराए। चाचा जियांग, मैं पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरी मानसिक शक्ति आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है।
थोड़े से अनुकूलन के बाद मैं सामान्य रूप से गाड़ी चला पाऊंगा। राजवर्धन सिंघानिया ने सिर हिलाया। ठीक है, तो ये कार आपकी है। आज आपने शराब पी रखी है इसलिए आप गाड़ी नहीं चला सकते। मैं किसी और से इसे आपके लिए वापस भिजवा दूंगा। ठीक है। कुछ ही समय बाद पोर्श 918 को लेकर लोग चले गए। कबीर शर्मा यात्री सीट पर बैठे थे और राजवर्धन सिंघानिया का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा उसी रोल्स रॉयस में बैठे थे जिसमें वे आए थे। लगभग आधे घंटे बाद कबीर शर्मा और अन्य लोग वापस लौटे। बेटा, ये कार सस्ती नहीं है ना? प्रकाश शर्मा ने गैराज में खड़ी पोर्श 918 का निरीक्षण करते हुए पूछा। कबीर शर्मा मुस्कुराए और बोले, मैंने रास्ते में पता किया, इसकी कीमत लगभग 16 मिलियन होनी चाहिए, जो अंकल जियांग की कारों के हिसाब से औसत मानी जाती है। पिताजी, अंकल जियांग जानते हैं कि मेरे पास मानसिक एस्पर क्षमताएं हैं। प्रकाश शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। वे अच्छे लोग हैं, उनसे इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके अलावा किसी और को न बताना ही बेहतर होगा। कबीर शर्मा ने शुरू में राजवर्धन सिंघानिया और अन्य लोगों से भी इसे छिपाने की योजना बनाई थी। कोई विकल्प नहीं था। राजवर्धन सिंघानिया ने इस विसंगति को देख लिया था। पापा, मम्मी, आप दोनों नहाकर जल्दी सो जाए। मैं तारा से मिलने जा रहा हूँ। कुछ ही देर में कबीर शर्मा ऊपर स्थित तारा सिंघानिया के कमरे में पहुंच गए। तारा सिंघानिया वहां एक सोई हुई राजकुमारी की तरह शांति से लेटी हुई थी। तारा, मैं तुम्हारे बेडरूम में गया था, और थोड़ी देर के लिए अपने मुलायम गुलाबी बिस्तर पर लेट भी जाओ। कबीर शर्मा ने तारा सिंघानिया का हाथ पकड़कर उन्हें एक संदेश भेजा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1.5। सिर्फ तुम्हारे बिस्तर पर सोने से ही तुम इतने उत्साहित हो। तुम्हारे बिस्तर की तो बात ही छोड़ो, मैं तो तुम्हारे साथ सो भी चुका हूँ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1.7। तारा, मैंने आज थोड़ी शराब पी ली है, इसलिए मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। चलिए, मैं आपको मसाज दे देता हूँ। कुछ ही देर में कबीर शर्मा ने तारा सिंघानिया की धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दिया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1.4। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1.2। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। पापा, मम्मी, क्या आप लोग अच्छे से सोए? कबीर शर्मा ने दाई द्वारा तैयार किया गया नाश्ता खाते हुए पूछा। सुनीता शर्मा, तुम्हारे पिताजी बहुत शराब पीते थे और गहरी नींद सोते थे। मुझे इसकी आदत नहीं थी और मैं भी काफ़ी देर से सोती थी। बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात की है और हम जल्द से जल्द वापस चले जाएंगे। कबीर शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, माँ, इतनी जल्दी क्या है? आपको बाहर आने का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए कुछ और दिन यहीं रुक जाए। प्रकाश शर्मा ने कहा, हमने इस बात पर विचार किया, अगर तारा जाग जाती है और आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आपकी शादी हो जाएगी। हमारा घर अभी भी पुराना है, इसलिए हमें जल्दी से एक नया घर बनाना होगा। पिताजी, क्या आप मेरे द्वारा वह 5 मिलियन लौटाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? कबीर शर्मा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। प्रकाश शर्मा, जब आपके पास बाद में पैसे हों तो आप इसे लौटा सकते हैं, लेकिन यह अनिश्चित है कि आप खुद कब बहुत पैसा कमाएंगे और आप और तारा लगभग 6 महीने में शादी कर सकते हैं। घर का निर्माण जल्दी होना चाहिए। कबीर शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। पिताजी, हमारे घर का पुनर्निर्माण करना ज़रूरी है। चूंकि इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, इसलिए पैसे खर्च करने में कंजूसी न करें। मैं उस 5 मिलियन में से 3 मिलियन आपको दे दूंगा। मुख्य ढांचे के लिए 1 मिलियन, सजावट के लिए 2 मिलियन। सुनीता शर्मा स्तब्ध रह गईं। बेटे, इतना खर्च कर रहे हो? सारा पैसा खर्च कर दो और फिर 3 मिलियन वापस न कमा पाओ, ऐसा मत करो। कबीर शर्मा, वह एक धोखेबाज था जो व्यवस्था का दुरुपयोग करता था। अगर वह इतना पैसा भी नहीं कमा सकता, तो बेहतर होगा कि वह टोफू का एक टुकड़ा खरीद ले और उस पर अपना सिर पटक दे। माँ, निश्चिंत रहो, 100% निश्चिंत रहो। मैं इस समय अपनी ताकत में तेजी से सुधार कर रहा हूँ। मैं पैसा कमाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये बहुत आसान होगा। कबीर शर्मा ने कहा, वापस जाने की इतनी जल्दी मत करो। चूंकि तुम इतनी दूर आ गए हो, तो कम से कम 2 दिन यहाँ खेल लो। नहीं तो जब तुम वापस जाओगे तो गांव वाले शायद तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। ठीक है फिर, सुनीता शर्मा ने सिर हिलाया। पिताजी, आप अपना बैंक कार्ड लाए थे ना? मुझे कार्ड नंबर भेज दीजिए,
मैं बाद में बैंक से आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। हम नाश्ते के बाद कबीर शर्मा बैंक गए। उन्हें उम्मीद थी कि बड़ी रकम का हस्तांतरण बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि कार्ड तारा सिंघानिया का था, कबीर शर्मा ने आसानी से प्रकाश शर्मा के बैंक कार्ड में $3 मिलियन स्थानांतरित कर दिए। शेष बचे 2 मिलियन में से कबीर शर्मा ने 1 मिलियन अपने कार्ड में ट्रांसफ़र कर दिए। बैंक कार्ड तारा सिंघानिया का था, इसे राजवर्धन सिंघानिया और उनके परिवार को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तारा सिंघानिया के बैंक कार्ड का उपयोग करना भी असुविधाजनक था। पापा, क्या आपको एसएमएस नोटिफिकेशन मिला? कबीर शर्मा ने घर लौटने पर पूछा। प्रकाश शर्मा ने सिर हिलाया। जब उसने बैंक का एसएमएस देखा तो वह थोड़ा अचंभित रह गया। 3 मिलियन तो दूर की बात है, उसके बैंक खाते में कभी 3 लाख रुपए भी नहीं थे। पापा, मम्मी, आज रात डिनर पार्टी है। क्या मैं आपको दिन के समय रत्नाकर महानगर में कुछ दर्शनीय स्थल दिखाने ले जाऊं? कबीर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकाश शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, आपको हमें घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ और मैं खुद ही कुछ जगहें देख सकते हैं। आप तारा के साथ घर पर रहें और उसका तुरंत इलाज करें। क्या आपको यकीन है? कबीर शर्मा ने पूछा। सुनीता शर्मा, हालांकि घर में एक आया है, लेकिन अगर हम दोनों तारा को घर पर अकेला छोड़कर चले जाएं तो यह अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा आज रात आपको कुछ काम भी करना है। हो सकता है कि आपको आज दोपहर से ही इसकी तैयारी शुरू करनी पड़े। कबीर शर्मा ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, तो चलिए ऐसा ही करते हैं। पापा, मम्मी, पैसे खर्च करने में संकोच न करें। पैसे का इंतजाम हो जाने से आपका यात्रा अनुभव निश्चित रूप से बहुत बेहतर हो जाएगा। बीप बीप, तभी कबीर शर्मा का फ़ोन बज उठा। मीरा सिंघानिया का फ़ोन था। छोटे शर्मा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी टूर गाइड ढूंढ ली है। वह तुम्हें रत्नाकर महानगर घुमाकर अच्छा समय बिताने में मदद करेगी। टूर गाइड बहुत जल्द आ जाएगा। कॉल खत्म होने से पहले कबीर शर्मा ने बाहर एक कार को आते देखा। मीरा सिंघानिया, धन्यवाद। मीरा सिंघानिया ने कहा, आप अभी भी मीरा सिंघानिया के साथ इतनी विनम्रता क्यों बरत रहे हैं? आज दिन में काफ़ी भीड़भाड़ है, नहीं तो मैं खुद आपके माता पिता के साथ जाती। मैं रत्नाकर महानगर से अच्छी तरह परिचित हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, अलविदा। फ़ोन रखने के बाद कबीर शर्मा बाहर चले गए। मीरा सिंघानिया ने न केवल एक टूर गाइड बल्कि एक ड्राइवर का भी इंतजाम किया था। प्रकाश शर्मा और सुनीता शर्मा झटपट कार में बैठे और वहां से चले गए। टूर गाइड और ड्राइवर के साथ कबीर शर्मा को अब बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ऊपर जाकर कबीर शर्मा तारा सिंघानिया के कमरे में गए। तारा, आज तुम्हारे माता पिता मुझे कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलवा रहे हैं। तभी हमारे वैवाहिक संबंध का खुलासा होगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5, आपके दादाजी, आपके सबसे बड़े चाचा और आपके दूसरे चाचा सभी वहां मौजूद होंगे। आपके चचेरे भाई बहन आदि के भी आने की पूरी संभावना है। माहौल काफ़ी जीवंत रहने की संभावना है। क्या आपको लगता है कि लड़ाई होगी? भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-3, तारा सिंघानिया से कबीर शर्मा ने की बातचीत। तारा सिंघानिया चुप रहीं, केवल लगातार भावनात्मक पहलू को व्यक्त करती रहीं। 5 मिनट बीत गए और तारा सिंघानिया पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। सिस्टम, अब मेरे पास भावनात्मक मूल्य कितना है? कबीर शर्मा ने मन ही मन पूछा। मेज़बान, आपकी वर्तमान भावनात्मक स्थिति का मान 408 है। कबीर शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। प्रतिदिन 300 भावनात्मक मूल्य प्राप्त करना कोई समस्या नहीं थी। परसों उसका भावनात्मक मूल्य 1000 अंक तक पहुंच सकता था। वह सोचने लगा कि तब उसे किस तरह का इनाम मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतकर दोपहर के 4 बज गए। बीप बीप, राजवर्धन सिंघानिया ने फ़ोन किया। छोटे शर्मा, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है। ये हमारे परिवार का होटल है। समय से पहले पहुँचें। कबीर शर्मा, ठीक है, मैं तुरंत निकल जाता हूँ। बूम, पोस्ट 918 चलाते हुए कबीर शर्मा तेजी से निकल गए। सुपर कार में बैठना उतना आरामदायक नहीं था, लेकिन इसे चलाने का अनुभव शानदार था। आधे घंटे बाद कबीर शर्मा अपने गंतव्य पर पहुंच गए। रास्ते भर कबीर शर्मा को कई ईर्ष्यालु निगाहों का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान मिलने वाला भावनात्मक अनुभव भरपूर था। दुर्भाग्यवश सिस्टम उनकी भावनात्मक स्थिति को ग्रहण नहीं कर सका। कार पार्क करने के बाद कबीर शर्मा सबसे ऊपरी मंजिल पर चले गए।
श्री शर्मा, कृपया अंदर आइए। निजी कमरे के दरवाजे पर खड़े 2 वेटर्स ने दरवाजा खोला। धन्यवाद। कबीर शर्मा ने अपने कपड़े ठीक किए और निजी कमरे में प्रवेश किया। अभी सुबह का समय था, लेकिन निजी कमरे में पहले ही 1 दर्जन से अधिक लोग पहुंच चुके थे। कबीर शर्मा के प्रवेश करते ही निजी कमरे में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत उनकी ओर देखा। चाचा जियांग। कबीर शर्मा राजवर्धन सिंघानिया की ओर चल दिए। राजवर्धन सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, आप सभी से पहले मेरा परिचय करा दीजिए। ये कबीर शर्मा हैं। तारा अभी तक नहीं उठी हैं, इसलिए छोटे शर्मा ने अभी अपना पता नहीं बदला है। छोटे शर्मा, मैं सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली से आयुक्त देशमुख बोल रहा हूँ। ये हॉराइजन ग्रुप के महाप्रबंधक अग्रवाल हैं। मैं बजाज ग्रुप से बजाज का महाप्रबंधक हूँ। राजवर्धन सिंघानिया ने एक एक करके उन सभी का परिचय कबीर शर्मा से कराया। उनके रिश्तेदार अभी तक नहीं आए थे। ये सभी पहले आने वाले लोग राजवर्धन सिंघानिया के स्थानीय मित्र थे। वे सभी प्रभावशाली पृष्ठभूमि से आए थे। आयुक्त देशमुख, महाप्रबंधक अग्रवाल, महाप्रबंधक बजाज, राजवर्धन सिंघानिया द्वारा उनका परिचय कराए जाने पर कबीर शर्मा ने उनके नाम पुकारे। उनकी मानसिक शक्ति प्रबल थी और उन्हें सभी के नाम स्पष्ट रूप से याद थे। कितना प्रतिभाशाली युवक है। छोटा शर्मा तारा के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। महाप्रबंधक तारा, मुझे यहाँ कुछ निष्पक्ष बात कहनी होगी। छोटा शर्मा इतना सुंदर है कि तारा का उसके साथ होना स्वाभाविक है। आपके विरोध के कारण ही उन्हें छुपकर मिलना जुलना पड़ा। सभी लोग हंसमुख मुस्कान के साथ बात कर रहे थे। राजवर्धन सिंघानिया, हमने पहले आपत्ति जताई थी। हमारी इकलौती प्यारी बेटी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम चाहते थे कि उसकी शादी अच्छे परिवार में हो। अब हमें होश आ गया है। जब तक वह सुरक्षित और स्वस्थ है तब तक सब ठीक है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि तारा थोड़ी जल्दी जाग जाए। कबीर शर्मा, चाचा जियांग, तारा जाग जाएगी। राजवर्धन सिंघानिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही मानता हूँ।